इज रिलेटेड टू डार्क वेब एंड जिस पर्सन की स्टोरी आज हम जानने वाले हैं, ही इज नोन एज मैथ्यू फॉल्डर, जो एक ऐसा ह्यूमन बीइंग था जो देखने में बहुत सिंपल लगता था, जिसकी हरकतें बहुत ज़्यादा फनी थी, जो एक काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट पर्सन था, लोगों का ध्यान रखता होता था। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ सामने सामने से अच्छी लगती हैं, पीछे रियलिटी एकदम ही कुछ और थी। मैथ्यू फॉल्डर का जन्म 24 अक्टूबर 1988 के टाइम में हुआ था। मैथ्यू मैनचेस्टर इंग्लैंड के रहने वाले थे एंड उसके फैमिली एंड फ्रेंड्स उसको प्यार से गिनीस भी बुलाया करते थे। मैथ्यू ने अपनी पीएचडी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से करी थी एंड मैथ्यू एक बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा अच्छा खासा इंसान था। मैथ्यू के फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग एंड इवन फैमिली के अकॉर्डिंग भी मैथ्यू शुरू से ही एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन रहा है एंड इसी वजह से उसकी काफ़ी ज़्यादा जोली सी पर्सनैलिटी थी जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। वो हर वक्त फनी जोक्स क्रैक करता रहता था, कुछ ना कुछ बात करता रहता था, उसको ये सब करना पसंद था, लोगों के साथ में इंडल्ज होना पसंद था एंड इसी वजह से लोग भी शायद उसको इतना ज़्यादा पसंद करते होते थे। एंड ऐसी पर्सनैलिटी के साथ साथ में वो बहुत ही ज़्यादा एक स्मार्ट पर्सन था, वो स्टडीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा था एंड हर वक्त अपने क्लास के सभी बच्चों को आउट स्मार्ट करने की बहुत ही ज़्यादा क्षमता रखता होता था। एंड बिकॉज मैथ्यू इतना ज़्यादा अच्छा था स्टडीज़ में, उसके अच्छे ज़्यादा स्कोर्स भी आया करते थे, इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड के अंदर वो आगे आने वाले टाइम में एक बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज लाइफ जीने वाला था। एंड ये ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आफ्टर कंप्लीटिंग हिज पीएचडी एंड ऑल द स्टडी स्टफ, उसको अपनी ही यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर डॉक्टरियल रिसर्चर की पोस्ट मिल जाती है एंड ही रियली वांटेड टू हैव दैट। एंड इतना ही नहीं, इस रिसर्च बेस्ड जॉब के साथ साथ में वो अपनी ही यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों को लेक्चर्स भी दिया करता था। नॉट लाइक ही वाज नॉट अ फुल टाइम टीचर बट या समटाइम्स ही वाज इन्वॉल्व्ड इन सम लेक्चर्स अगर बच्चों को नीडेड हो तो उस कैटेगरी के अंदर। एंड बच्चों को भी मैथ्यू फॉल्डर की टीचिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। कितना ज़्यादा सुनने में मज़ा आ रहा होगा ना कि इतना बढ़िया इंसान एंड तो इसने क्या ही क्राइम किया होगा। मे बी आप लोगों को लग रहा होगा कि इस बेचारे के साथ कुछ बुरा होगा, लेकिन नहीं, ये ही सारी ट्विस्ट है इस कहानी की। इस वीडियो के अंदर मैथ्यू फॉल्डर का जब भी आप नाम सुनोगे ना, अब के बाद से आप लोगों को बस अपने अंदर रेज ही फील होगी बिकॉज इतने ज़्यादा भोले से दिखने वाले इंसान के पीछे इतना ज़्यादा डार्क माइंड छुपा होगा। लाइक आप लोगों ने आई डोंट थिंक कभी गेस भी करा होगा कि इसने क्या क्या हरकतें करी हैं। मैथ्यू फॉल्डर बेसिकली हम कह सकते हैं कि दो तरह की ज़िंदगी जी रहा था, एक दिखाने वाली एंड एक जो वो खुद था। मैथ्यू फॉल्डर की इस डार्क कहानी की शुरुआत अराउंड 2009 के टाइम में शुरू हो जाती है, जब समहाउ ही गेट्स एन आइडिया कि उसको अपने दोस्तों के घर में स्पेशली उनके बाथरूम वाले एरिया के अंदर हिडन कैमराज इंस्टॉल करने हैं एंड वो ऐसा कर भी पाता है सक्सेसफुली, जिसके बाद वो अपने ही दोस्तों के अपने ही लव्ड वंस को ऐसे अनड्रेस होता हुआ देखा करता था या फिर कभी कभार ड्रेस होता हुआ देखा करता था या फिर उनको बेदिंग करते हुए देखा करता था। एंड यू नो ऐसी वीडियोस देखकर वो खुद से ही सेटिस्फाई नहीं हो जाता था, कभी कभार वो ऐसी वीडियोस हर्ट जैसी डेंजरस वेबसाइट्स के ऊपर भी अपलोड कर दिया करता था। एंड ये लिटरली ऐसी वेबसाइट्स होती थी जो कि बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेट कर सकती है किसी भी ह्यूमन माइंड को। एंड यहाँ पर इलीगल रेप, सेक्स, मर्डर, सैडिज्म एंड इवन पीडोफिलिया तक को भी प्रमोट किया जाता है। ऐसे एलिगेशंस हैं हार्डकोर वेबसाइट्स के ऊपर। बट ये तो जस्ट शुरुआत थी मैथ्यू फॉल्डर के इस डिमोनिक सफर की। इससे भी बहुत बड़े बड़े ग्रूसम क्रिमिनल एक्ट्स मैथ्यू अपने फ्री टाइम के अंदर रैंडमली करता रहता था। यू नो एक बार मैथ्यू ऐसे ही मार्केट प्लेसेस को सर्व कर रहा था एंड इन्हीं मार्केट प्लेसेस को सर्व करते करते उसको समहाउ लिज नाम की एक ऐसी लेडी के बारे में पता चलता है जो कि काफी ज्यादा जानी मानी एक बेबी सिटर थी एंड लोग उसके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करते होते थे। मैथ्यू फॉल्डर को लिज पहली ही नजर में काफी ज्यादा पसंद आ जाती है। मैथ्यू ने लिज को काफी बार अप्रोच करने की भी ट्राई करी, लेकिन उसके सारे अप्रोचेस कुछ खास काम कर नहीं रहे थे। इसी वजह से वो ये दिमाग लगाता है कि क्यों ना एक ऐसी स्टोरी बनाई जाए जिसको सुनाने के बाद में शायद लिज उसकी बात मान लेगी। बेसिकली लिज की अटेंशन ग्रैब करने के लिए मैथ्यू अब ऐसी स्टोरी क्रिएट कर रहा था कि वो बचपन से एक फोस्टर होम के अंदर बड़ा हुआ है एंड उसका एक डिसेबल्ड भाई है जिसकी वो अकेले काफी ज्यादा अच्छे से मदद नहीं कर पाता है। एंड ये सारी स्टोरीज बना कर उसने लिज की अटेंशन ले ही ली थी। एंड यू नो लिज के साथ वो क्या करता है, उसका भरोसा जीतने के बाद, उसको ये सारी स्टोरीज बताने के बाद, महीनों तक उससे अपना अच्छा कॉन्टेक्ट बनाने के बाद जब फाइनली लिज का वो अच्छे से भरोसा जीत लेता है तो
बहुत ही ज्यादा क्रेजी चीज हैपन होती है। मैथ्यू फोल्डर जो है वो लिज से सडनली बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से उसके न्यूज मांगने की कोशिश करना शुरू कर देता है। लिज पहले तो रेजिस्ट करती है, लेकिन फिर मैथ्यू एक और स्टोरी बिल्डअप कर देता है ये बोलते हुए कि वो एक बहुत ही ज्यादा जरूरी ड्राइंग प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है एंड उसकी इंस्पिरेशन के लिए उसको एक ब्यूटीफुल वुमेन की नेकेड बॉडी देखनी ही पड़ेगी। एंड ये सारी कहानी सुनने के बाद लिज ने अपने न्यूड्स उसको भेज दिए थे। एंड आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर सिर्फ लिज नाम की यही एक लेडी इन्वॉल्व थी इसके साथ में। नो, डू यू नो ऐसा कितनी सारी लड़कियों के साथ में वो ऑलरेडी इन कांटेक्ट था। ऐसी कितनी सारी लड़कियों को वो ऑलरेडी ये सारी फेक स्टोरीज बता कर अपना भरोसा जीत रहा था। एंड न जाने कितनी सारी लड़कियों की वो ऐसे ही फेक स्टोरीज बताकर उनके न्यूड्स भी मंगा लेता है। एंड न्यूड्स मंगाने के बाद आप सोच रहे होगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर लेगा। यू नो, द डार्केस्ट पार्ट्स नाउ स्टार्ट्स इन द लाइफ ऑफ मैथ्यू फोल्डर। अपनी इस फेक स्टोरी के साथ साथ में न्यूड्स मंगाते वक्त वो इन लड़कियों को ये भी ऑफर करता होता था कि वो बहुत सारा पैसा भी उसे देगा ये चीज करने के लिए। ऑब्वियसली वो पैसा तो उन्हें कभी भी मिलने वाला नहीं था, लेकिन जब ये फोटोज रिसीव हो जाती थी मैथ्यू फोल्डर के पास में तो यहाँ से उसकी ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती थी। वो उन लड़कियों को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से ब्लैकमेल करना शुरू कर देता था कि अगर तुमने मेरी बातें नहीं मानी तो जो भी चीज मैं अभी करना चाहूंगा तुम्हारे साथ में वो तुम्हारी लाइफ को लिटरली डिस्ट्रॉय कर देगा। एंड किसी भी लड़की की लाइफ इजीली डिस्ट्रॉय हो सकती है अगर ऐसा कोई केस उसके साथ में होता है तो। एंड यहाँ पर मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा कि मैथ्यू फोल्डर जो है वो सिर्फ लड़कियों को ही अपना टारगेट नहीं बनाता होता था, वो इवन लड़कों को, छोटे बच्चों को एंड इवन आदमियों तक को भी अपना टारगेट बनाता होता था, अपनी सारी कहानियां सब बता कर। एक ऐसे ही आदमी को वो ब्लैकमेल कर रहा था एंड ऐसे ही आदमी के न्यूड्स भी इवन उसके पास में पड़े हुए थे। एंड यू नो ब्लैकमेल के अंदर मैथ्यू फोल्डर उस आदमी को क्या कहता है? मैथ्यू फोल्डर लिटरली उस आदमी को बोलता है कि डू वन थिंग, मैं तुम्हारी फोटोज पोस्ट नहीं करूंगा, लेकिन मेरे पास अभी कुछ ही मिनट्स के अंदर कुछ ऐसी फोटोज आनी चाहिए जो मैं तुमसे अभी मांगने वाला हूं। वो सबसे पहले तो उससे मांगता है कि तुम कुत्तों का खाना खाते हुए अपने आप की एक फोटो खींचकर मेरे को भेजो। देन अपने घर पे मौजूद सबसे गंदे टॉयलेट सीट की सीट को लिक करते हुए एक फोटो मेरे को भेजो। एंड देन थर्ड, फाइंड अ यूज्ड टैम्पॉन, एंड वो टैम्पॉन यूज्ड होना चाहिए, पता लगना चाहिए। देन लिक इट एंड सेंड मी अ फोटो ऑफ डूइंग दैट। एंड द क्रेजीस्ट थिंग इज कि मैथ्यू फोल्डर को भी इवन शायद ये नहीं पता होगा कि जिस पर्सन को वो ब्लैकमेल कर रहा था वो खुद से ही एक क्रिमिनल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मैथ्यू फोल्डर की इन हरकतों को रोक पा रहा था क्रिमिनल होकर भी, लेकिन ये जो सामने वाला जो पर्सन था ये इतना ज्यादा डिप्रेस हो गया था इन सारी चीजों को करते करते कि वो अटेम्प्ट टू भी ट्राई करता है। एंड डू यू नो व्हाई आई एम सेइंग दैट कि वो पर्सन एक क्रिमिनल था? बिकॉज उस पर्सन ने खुद ने एक 4 साल के बच्चे का रेप कर दिया था एंड उसकी रेप करते हुए की वीडियो समहाउ मैथ्यू फोल्डर के पास ही थी। मे बी उसने उस आदमी के घर में जाकर सीक्रेटली कैमरास इंस्टॉल कर दिया होंगे जैसे कि वो करता ही होता था इतने सालों से, एंड उनमें से किसी कैमरा के अंदर ये क्राइम एक्टिविटी कैप्चर हो गई थी। अब आप सोच रहे होगे कि इस वीडियो के बेसिस पर तो मैथ्यू फोल्डर ने कुछ अच्छा खासा अमाउंट या कुछ अच्छी खासी चीज मांगी होगी बदले में, लेकिन नहीं, उसने सीधा हर्ट टू द कोर नाम की एक हार्डकोर वेबसाइट के ऊपर जाकर इस वीडियो को पोस्ट कर दिया ताकि लोग एंजॉय कर सकें। दैट्स हाउ द फक्ड अप ब्रेन वर्क्ड ऑफ मैथ्यू फोल्डर। लाइक मैथ्यू के ये ब्लैकमेल वाले किस्से तो बहुत ही ज्यादा हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट से हम एक बार जेटेक्स को भी देख लेते हैं। एक ऐसा एक्साइटिंग गेम जो कि स्मार्ट सॉफ्ट से बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहा है रिसेंट डेज के अंदर, एंड मैं खेलने वाला हूं ब्लू चिप पर, जहां पर एक्शन कभी भी नहीं रुकता है। अगर आप भी जेटेक्स को ट्राई करना चाहते हो तो पिन कमेंट के अंदर लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हो। तो जेटेक्स एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग गेम है एंड इसको खेलना भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मैंने यहाँ पर कुछ अमाउंट लगाया है एंड जब तक ये ऊपर जाता रहेगा तब तक मेरा प्रॉफिट बनता रहेगा। एंड हियर वी गो, आपके सामने ही है। मैंने जस्ट कितने इजी तरीके से अपने प्रॉफिट को बुक किया, जेटेक्स को लॉन्च किया एंड कुछ मनी भी अर्न कर ली। लिंक कमेंट के अंदर है, ट्राई जरूर करना एक बार। एक 15 साल की लड़की को भी उसने बहुत ही ज्यादा ऐसे अब्यूज करा है इन सब चीजों का यूज करके कि
लाइक वही सब ट्रस्ट वगैरह जीतने के बाद उसने लिटरली उस 15 साल की लड़की के 200 पिक्चर्स को मंगाया था। सारी की सारी ऑलमोस्ट अनरेस्ट स्टेट के अंदर ही थी। लेकिन एक ऐसा केस जो कि लाइक बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग था, इवन मेरे को सुनकर भी गूज़बम्स आ गए थे, वो ये था कि अमेरिका का एक जवान सा लड़का था जिसका नाम था बीमाही नो। उसको ब्लैकमेल करने के लिए मैथ्यू पब्लिक टॉयलेट से जाकर उसकी कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोज खींच लाता है। फोटोज खींचने के बाद मैथ्यू ने डेफिनेटली उसको उसके घर तक फॉलो किया होगा एंड जब उसको मौका मिला होगा तो उसने वो ही हरकतें करी। उसके पूरे घर के अंदर सीक्रेट अपने कैमरास को इंस्टॉल कर दिया था। सिर्फ उस लड़के के ऊपर ही अब मैथ्यू का ध्यान नहीं था, इवन उसकी सिस्टर एंड उसकी मॉम के ऊपर भी उसके कैमरास अब नजर बनाकर रखे हुए थे एंड इन कैमरास के अंदर साउंड भी रिकॉर्ड हुआ करती थी। एंड ये सबसे ज्यादा क्रीपी चीज थी बिकॉज ऐसे ही एक कैमरा के अंदर जब ये लड़का जस्ट बैठा हुआ था तो वो अपनी एक सेक्सुअल फैंटेसी के बारे में किसी से बात कर रहा था एंड वो फैंटेसी कुछ ऐसी थी। बेसिकली वो बस एक ब्लैक गर्ल को, एक ब्यूटीफुल ब्लैक गर्ल को बहुत बुरी तरीके से सेक्सुअली असॉल्ट करना चाहता था एंड ये उसकी दूर की एक डार्क सेक्सुअल फैंटेसी थी। इस फैंटेसी के साथ साथ एंड उस पब्लिक टॉयलेट की कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग पिक्चर्स के साथ साथ में मैथ्यू के पास में अब काफी ज्यादा अच्छा मटेरियल आ गया था इसको फाइनली ब्लैक वाले प्रोसेस के अंदर डालने के लिए। एंड डू यू नो कि इस बेचारे को ब्लैकमेल करने के लिए किस हद तक मैथ्यू अपना दिमाग खराब कर चुका था। मैथ्यू उसको कहता है कि जिस पब्लिक टॉयलेट के अंदर तू गया था वापस से उसके अंदर जा एंड वहां के टॉयलेट पेपर को खाते हुए कि मेरे को एक फोटो भेज। ठीक है, ये उसने किया होगा, बेचारे ने जैसे तैसे करा होगा, लेकिन यहाँ पर भी मैथ्यू का ये इविल माइंड नहीं रुकता। मैथ्यू उसके बाद बोलता है कि डू वन मोर थिंग, अपनी जो बॉल्स हैं उसके ऊपर वेट्स लगाओ, लाइक कुछ वेट्स उनसे लटके होने चाहिए एंड इस चीज को करते हुए कि एक क्लियर पिक्चर टॉप टू बॉटम मेरे को अभी सेंड करो, नहीं तो मैं तुम्हारी ये सेक्सुअल फैंटेसी जो तुमने अभी लाइव बोल दी है मैं इंटरनेट पर अपलोड कर दूंगा एंड न जाने कितने टाइप के अजीब चार्जेस तुम्हारे ऊपर लग सकते हैं। लेकिन हद तो यू नो कब हो जाती है जब मेरे को अपनी रिसर्च के दौरान ये भी पता चला कि मैथ्यू ने 15 साल की एक फोस्टर में रहने वाली छोटी सी यंग सी बच्ची को भी नहीं छोड़ा। उस 15 साल की बच्ची का एक छोटा भाई भी था जो कि उसी फोस्टर के अंदर रहा करता था एंड मैथ्यू को समहाउ ये सारी इन्फॉर्मेशन पता थी। मैथ्यू बेसिकली उसको ब्लैकमेल इसलिए कर रहा था बिकॉज उससे वो एक ऐसी पिक्चर मंगाना चाहता था जिसके अंदर उस 15 साल की बच्ची ने एक साइन बोर्ड को होल्ड किया हुआ है एंड उस साइन बोर्ड के अंदर जस्ट लिखा हुआ है आई लुक आफ्टर माई डिसेबल्ड ब्रदर एंड नाउ आई एम बीइंग फोर्स्ड टू स्ट्रिप नेकेड। एंड मैथ्यू लिटरली उस लड़की को बोला करता था कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं रातों रात तेरे भाई को गायब कर दूंगा। अमेरिका के अंदर एक टॉपिक चल रहा होगा बेसिकली जिसके अंदर 2 साल के बच्चे को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करा गया था एंड मैथ्यू ने यू नो क्या किया, इस टॉपिक को बहुत ज्यादा प्रमोट करा। यू नो मैथ्यू की एक और स्टोरी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा एंड शायद अगर मैंने ये वाली स्टोरी बताई तो ये वीडियो पक्का ही डिमोनेटाइज हो जाएगी, बट आई एम विलिंग टू टेक सम रिस्क हियर बिकॉज आई टोल्ड यू कि आप लोगों को मैथ्यू फोल्डर का नाम सुनते ही अपने अंदर रेज फील होगी, गुस्सा फील होगा एंड ये चीज़ सुनने के बाद तो अगर मैथ्यू आपके सामने आ जाए तो आप शायद उसका मर्डर कर दोगे, ऐसी चीज है। मैथ्यू ने एक बार एक अमेरिकन फादर को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करा। कैसे एक्सप्लॉइट करा? उस फादर का 2 साल का ही बच्चा था एंड उसको ब्लैकमेल करने के लिए यू नो उसने उस फादर को बोला कि अपने बच्चे के ऊपर डू सम यूरिन, पूरा भरना चाहिए वो यूरिन से, मेक अ वीडियो ऑफ दैट, सेंड मी। लेकिन मेरे को एग्जैक्टली अपनी स्टोरी के अंदर ये तो नहीं पता चला कि उस बेचारे फादर के खिलाफ मैथ्यू ने ऐसे कौन से ब्लैकमेल करने वाले तरीके ढूंढ लिए होंगे जिसकी वजह से एक फादर अपने 2 साल के बच्चे के साथ ऐसा कर रहा था। या तो द फादर वॉज ऑलरेडी वेरी वेरी मेंटली डिस्टर्ब्ड या फिर मैथ्यू के पास में सच में कोई इतनी ज्यादा भयानक चीज रख गई थी रिगार्डिंग दैट फादर कि उसको ये वीडियो रिसीव हो जाती है। मैथ्यू के विक्टिम्स डेफिनेटली बहुत ज्यादा मेंटली एफ अप तो होते ही थे एंड नो डाउट अबाउट दैट,
मैथ्यू के विक्टिम्स इन ब्लैकमेलिंग वाली चीजों से इतना ज्यादा परेशान हो जाते थे, इतना ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते थे कि वो मैथ्यू को कभी कभार गुस्से में बोलते थे कि तुमने हमारे से बहुत सारी चीजें करवा ली, हम और नहीं कर सकते ये सब चीजें, तुम्हें इतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम है तो हम सीधा सुसाइड कर लेंगे और तुम कर ही क्या लोगे। तो मैथ्यू एक इविल लाफ्टर के साथ में ये रिप्लाई देता होता था, तुम मरना चाहते हो, जाओ मर जाओ, तुम्हारे मरने से मेरे को कौन रोक रहा है ये सारी वीडियोस अपलोड करने के लिए। एंड गेस व्हाट, तुम मर जाओगी तो मेरे को और ही ज्यादा पीआर मिलेगा इन वीडियोस को अपलोड करने के बाद, बिकॉज तुम्हारा नाम न्यूज के अंदर आ रहा होगा। एंड मैं अगर इन वीडियोस को उस टाइम पर अपलोड कर दूंगा तो सोचो कि 2-4 लोग जो तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत बुरा फील करने वाले थे, उन लोगों को भी लगेगा कि शी भाई इतनी बेकार लड़की थी, बढ़िया ही हुआ कि ऐसा हुआ इसके साथ में। तो सोचो कि अगर तुम्हें ऐसी सोच के साथ मरना है तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सोल को कभी शांति मिल पाएगी। सो इट्स बेटर यू स्टे अलाइव एंड डू व्हाट एवर आई से। वेल, मैथ्यू के जितने भी विक्टिम्स थे एंड काफी ज्यादा भारी मात्रा में थे, अभी तक आप समझ ही गए होंगे, उनके पास में लास्ट में जाकर सिर्फ 2 ही टाइप के ऑप्शंस बचते होते थे बेसिकली। द फर्स्ट ऑप्शन वाज कि या तो वो अपनी प्राइवेट लाइफ को कभी भी बाहर पब्लिक ना होने दें। एंड अगर इनमें से कई लोग अपनी प्राइवेट लाइफ को बोलते थे कि गो फक इट, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, तुमने इंटरनेट पर अपलोड करनी है कर दो, तो मैथ्यू अब इनकी फैमिलीज के ऊपर चला जाता था, बिकॉज उन्हें नहीं पता होता था कि मैथ्यू इनकी फैमिलीज को भी रिकॉर्ड कर रहा है। एंड किसी भी इंसान की अगर सीधा फैमिली की ही बात आ जाए तो यहाँ पर डिसीजन डेफिनेटली लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल तो होता ही है। इवन मैथ्यू को जब पुलिस की धमकी दिया करते थे उसके विक्टिम्स की, हम जाकर पुलिस एजेंसी के अंदर तुम्हारी कंप्लेन करवा देंगे एंड ऑल दैट, तो मैथ्यू फिर से बहुत ही ज्यादा काम रिप्लाई देता होता था कि तुम्हें कंप्लेन करनी है, जाओ कर दो। पहली बात तो पुलिस वाले उसको कभी भी पकड़ नहीं पाएंगे, बिकॉज जहां से मैं ऑपरेट करता हूं वहां का एड्रेस पूरी दुनिया के अंदर ही किसी को कहीं नहीं मिलेगा। एंड सेकंड, अगर मैं पकड़ा जाता हूं तो तुम सबकी वीडियोस जो इतने टाइम से मैं इकट्ठी कर रहा हूं, फोटोज, वीडियोस, एवरीथिंग, वो सारी ऑटोमेटिकली उन टाइप की वेबसाइट्स के ऊपर चली जाएगी जहां से लिटरली तुम्हारी इमेज की धज्जियां उड़ना शुरू हो चुकी होंगी। मैथ्यू अपनी लाइफ टाइम के अंदर आप सोच रहे होगे कि कितने ही लोगों के साथ में ऐसी ब्लैकमेलिंग वाली चीज कर चुका होगा, 10, 15, इस वीडियो के अंदर ही हमने काफ़ी कवर कर ली, 5-7 तो कर ही ली होंगी, मे बी 20। उसने अपनी लाइफ टाइम के इस क्राइम के अंदर 200 से भी ज़्यादा लोगों को अपने इस जंजाल के अंदर फंसाया है। 2 साल के बच्चे से लेकर न जाने कितने साल के बूढ़े व्यक्तियों तक सब टाइप के लोगों को मैथ्यू ने अपने इस ब्लैक लिंग वाले पूरे के पूरे स्कैंडल के अंदर इन्वॉल्व कर लिया था। एंड इतना ज्यादा डीपली इन्वॉल्व कर लिया था कि उसका स्लेव बनने के अलावा उनको कोई ऑप्शन दिखता ही नहीं होता था। ऑप्शन दिखता भी होता था तो सेकंड ऑप्शन वाज ऑलवेज कि वो इस दुनिया को ही छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन इनके अलावा वो कर ही नहीं पा रहे थे कुछ। दे फेल्ट सो अनपावर्ड हियर। अपने विक्टिम्स की ऐसी ही काफी ज्यादा सेक्सुअली एंड काफी ज्यादा एक्सप्लॉइटिंग 70 से भी ज्यादा वीडियोस वो हर्ट कोर जैसी वेबसाइट्स के ऊपर ऑलरेडी अपलोड कर चुका था। एंड कर चुका था नहीं, 7 साल से रेगुलर कर रहा था। एंड ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर जाकर उसके यूजर नेम भी बहुत ही ज्यादा डेविलिश होते थे। एक यूजर नेम तो सीधा सीधा था डेविल 666 एंड एक यूजर नेम का नाम था इविल माइंड। एंड अपना रूथलेस बिहेवियर उसके ये यूजर नेम ही शोकेस कर रहे थे कहीं ना कहीं। लेकिन लोगों को धीरे धीरे मैथ्यू के इन चेंजेस के बारे में फाइनली पता लगने लग गया था। वो अब नॉर्मल लोगों के आगे भी काफी ज्यादा वियर्ड बातें करने लग गया था, काफी ज्यादा डार्क बातें करने लग गया था। मे बी ये सब चीजें जो वो कर रहा था अब उसके दिमाग के ऊपर इतनी ज्यादा हावी हो गई थी कि जो फेक पर्सनैलिटी दिखाया करता था अपने लव्ड वंस के आगे, वो भी अब निकलना बंद हो गई थी। एंड इतना ही नहीं, जनरल पब्लिक के आगे भी मैथ्यू की इन चेंजेस को काफी ज्यादा नोटिस किया जा रहा था। मैथ्यू की सबसे पहली एक्टिविटी जो कि पुलिस फोर्सेस ने नोटिस करी थी वो अराउंड 2009 के टाइम में उन्होंने कर ली थी। लेकिन ये इलीगल एक्टिविटीज नोटिस करने के बाद भी पुलिस वालों को 5 साल तक कुछ भी पता नहीं चलता कि ये सारी हरकतें एक्चुअली में हो कैसे रही हैं, कौन कर रहा है। इतना ज्यादा अंडर कवर काम कर रहा था मैथ्यू फॉल्डर। मैथ्यू इन सारी चीजों को करना
बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। 2015 का टाइम अब इवन आ चुका था एंड मैथ्यू अभी भी लगा हुआ था पूरे लगन से लोगों को अपना टारगेट बनाने के लिए, अपनी डार्क फैंटेसीज को पूरा करने के लिए। लेकिन मैथ्यू इतना ज्यादा अंधा हो गया था इस पावर के चलते कि वो ये चीज रियलाइज ही नहीं कर पाता कि वो खुद को ही एक ऐसे डिस्ट्रक्शन के रास्ते पर डाल रहा है इन सारी एक्टिविटीज के चलते, जिससे कि बाहर आना आई डोंट थिंक कभी भी पॉसिबल होगा। मैथ्यू ऐसे ही एक नए विक्टिम को अपना टारगेट बना रहा था। 2015 का टाइम चल रहा था एंड एनसीए को फाइनली मैथ्यू की एक हार्डकोर वेबसाइट की यूजर नेम जिसका नाम था 666 डेविल, उसके बारे में पता चल जाता है। एंड एनसीए को यह भी पता चलता है कि 666 डेविल नाम की इस यूजर नेम के ऊपर से काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट अपलोड करे जाते हैं एंड ये अपलोड्स भी आप लोगों को मैंने पूरी वीडियो के अंदर आइडिया दे ही दिया है कि किस टाइप के हुआ करते थे। बहुत ही ज्यादा लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइनली इन लोगों को, इस एजेंसी को, पुलिस सिस्टम को मैथ्यू फोल्डर का नाम क्लिक हो जाता है एंड वो 29 साल के मैथ्यू फोल्डर को अरेस्ट भी कर लेते हैं। आप लोगों को अब ये लग रहा है कि मैथ्यू फोल्डर का अरेस्ट इजीली हो गया था, ऐसा भी नहीं है। एनसीए ने 2015 के टाइम में मैथ्यू को अरेस्ट नहीं किया था। उनको अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशंस एंड सब कुछ सर्च करने के बाद, जब उनको फर्स्ट टाइम ये यूजर नेम मिला था, इसके पीछे सारी इंफॉर्मेशन निकालने के बाद, 14 और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की हेल्प लेने के बाद, अप्रैल 2017 के अंदर जाकर फर्स्ट टाइम उनके पास ये एविडेंस आया था बहुत ही ज्यादा अच्छे से कि इन सारी चीजों के पीछे मैथ्यू नाम का एक पर्सन हो सकता है। अप्रैल 2017 के टाइम में मैथ्यू को अरेस्ट नहीं किया जाता एंड वो ये चीज बहुत ज्यादा प्राउडली अपनी ऑडियंस को भी बताता है कि देखो मैंने इतने ज्यादा बुरे काम करे हैं एंड स्टिल पुलिस वाले मेरे को पकड़ नहीं पाते। लेकिन उसका ये जो रुतबा था शायद उसको ही खुद की नजर लग जाती है एंड 21 जून 2017 फाइनली वो टाइम आ जाता है जब मैथ्यू फोल्डर के घर के अंदर पुलिस वाले फाइनली रेड कर देते हैं एंड पुलिस वालों को मैथ्यू अपनी जगह से ये सारी हरकतें करता हुआ ही मिलता है। बेसिकली वो इस चीज को एक जॉब की तरह देखता था। सो पुलिस वालों ने भी मेंशन किया हुआ था कि he was just doing his job when we arrived। एंड मैथ्यू के घर में जितनी भी चीजें मिले, जितने भी एविडेंसेस मिले, वो बहुत ज्यादा शॉकिंग थे एंड क्यों शॉकिंग थे वो तो अब हमें पता चल ही गया है। बहुत टाइम तक मैथ्यू की इंटेरोगेशन चलती रहती है बिफोर ही फाइनली एडमिट्स ऑल द क्राइम जो कि उसने इन सालों के अंदर किया था। पुलिस ने उसको अपनी कस्टडी में अक्टूबर 2017 तक रखा हुआ था एंड 188 में से 137 चार्जेस मैथ्यू फोल्डर के ऊपर लगाए हुए थे एंड ये चार्जेस इतने ज्यादा घटिया थे ना, लाइक रेप को एंकरेज करना, छोटे बच्चों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने को एंकरेज करना, खुद भी पीडोफिली जैसी चीज को फॉलो करना एंड ऐसे न जाने कितने सारे चार्जेस उसके ऊपर लगे हुए थे इस टाइम पर। उसके कंप्यूटर के अंदर लोगों की सिर्फ ब्लैकमेल की फुटेजेस ही पुलिस वालों को नहीं मिली थी। उसके कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसी प्राइवेट वीडियोस भी थी जिसके अंदर वो वुमेन्स को बहुत ही ज्यादा सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश कर रहा था एंड सिर्फ वुमेन्स तक ये बात नहीं थी, छोटे बच्चों को भी अब्यूज वो कर रहा था। ऐसी वीडियोस भी बरामद हुई थी एंड दिस ऑल थिंग इज रियली डिस्टर्बिंग एंड आई नो ये सुनना भी अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया होगा आप लोगों के लिए। मैथ्यू के क्राइम्स को अब एक बार हम साइड कर देते हैं। पुलिस वालों को बहुत ज्यादा चीजें डिस्कवर हुई एंड उनमें से काफी सारी चीजें हम ऑलरेडी वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर डिस्कवर कर चुके हैं। उन विक्टिम्स को जस्टिस कैसे मिला अब आप लोग वो सोच रहे होंगे। यूके के अंदर मैथ्यू फोल्डर को सबसे बड़ा प्रिजन टाइम दिया गया इतने सारे क्राइम करने के बाद एंड दैट प्रिजन टाइम वाज 32 इयर्स। तो हेलो गाइस, माउंट साइडर के एक और नई वीडियो के अंदर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्मार्ट फैमिली के साथ में हुए एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बताने वाला हूँ जिनके नेबर्स के मुताबिक ये एक बहुत ही ज्यादा लविंग फैमिली थी, लेकिन इनकी ये स्टेटमेंट जून 2002 के वक्त में एकदम बदल जाती है जब इनकी फैमिली के अंदर कुछ ऐसा होता है जो कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था, सिर्फ इनकी नेबरहुड के लिए नहीं बल्कि पूरी कंट्री के लिए। एंड आप पर्टिकुलरली इस वाले केस को वर्ल्ड के सबसे ज्यादा ट्विस्टेड चाइल्ड अब्डक्शन केस के अंदर भी काउंट कर सकते हो। इस फैमिली ने ये कभी भी इमेजिन नहीं करा था कि इनके साथ में कुछ ऐसा हो सकता है, इतना ज्यादा कुछ क्रीपी इंसिडेंट इनके साथ में हो सकता है, वो भी एक ऐसी जगह पर जहां पर हम सबसे ज्यादा सेफ फील करते हैं एंड वो है हमारा खुद का घर।
ये वाली जो स्टोरी है ये है 14 ईयर ओल्ड एलिजाबेथ स्मार्ट की, जिसके पास बचपन से ही काफी कुछ था। वो एक प्रिविलेज्ड लड़की थी, उसको एक अच्छी लविंग फैमिली मिली हुई थी, एक अच्छा खासा घर था रहने के लिए, सारी उसकी जरूरतें पूरी होती थी, लग्जूरियस चीजें भी पूरी करी जाती थी उसकी। एलिजाबेथ के जो माता पिता थे उनका नाम था एडवर्ड एंड लुइस स्मार्ट, एंड एलिजाबेथ इनकी सेकंड बेटी थी, एंड कुल मिलाकर इनके टोटल 6 बच्चे थे। एंड ये एक बहुत ही ज्यादा पोर्श एरिया में रहा करते थे, साउथ लेक सिटी नाम की एक जगह के अंदर। एंड ऑब्वियसली कोई भी पर्सन अगर ऐसी जगह के अंदर रह रहा है तो वहां पर आप ये तो एक्सपेक्ट करोगे मिनिमम टू मिनिमम कि लोग बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड होंगे, पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, एंड शायद कोऑपरेटिव भी मिल जाएंगे आपको। एंड ऐसा वहां पर काफी हद तक था भी, एंड वहां के लोगों के लिए भी स्मार्ट फैमिली के लिए काफी ज्यादा रिस्पेक्ट थी, इनके बच्चों के लिए काफी ज्यादा रिस्पेक्ट थी। एंड खासकर एलिजाबेथ की तो काफी ज्यादा तारीफ करी जाती थी बिकॉज ये एक बहुत ही ज्यादा वेल मैनर्ड, वेल बिहेव्ड एंड काफी ज्यादा रिलीजियस काइंड ऑफ लड़की भी थी। एलिजाबेथ के काफी सारे शौक थे, लेकिन उसमें से एक शौक की मैं अगर आपको बात बताऊं तो उसे हार्प नाम का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो बजाना बहुत ही ज्यादा पसंद होता था। एंड सिर्फ पसंद ही नहीं होता था, वो हार्प बजाने के अंदर काफी ज्यादा अच्छी भी थी। लेकिन अब समय आ जाता है वो कहानी बताने का आप लोगों को जो कि जून 5, 2002 के आसपास के वक्त में होना शुरू हो गई थी। जब एलिजाबेथ अपने मिडिल स्कूल से पास आउट होने ही वाली थी, उसके जस्ट कुछ ही दिन पहले एक ऐसी चीज हो जाती है उसके साथ में जब वो अपनी बहन के साथ में रुकी हुई थी। उस रूम के अंदर जहां पर ये लोग रुके हुए थे, वहां पर जब एलिजाबेथ की आंख लग जाती है तब अचानक से वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल सा फील करने लगती है। उसे पहले ऐसा लगता है कि शायद वो कोई बुरा सपना देख रही थी, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे उसकी आंखें खुलनी शुरू होती हैं वैसे वैसे वो नोटिस करती है कि एक डरावना सा आदमी उसके गर्दन के ऊपर एक चाकू से दबाव दे रहा है, एंड उसे उसकी वजह से बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा बेटजिली के साथ में, द मोस्ट ट्रस्टेड गेम ऑफ इंडिया। अभी रजिस्टर करने पर आपको सीधा 800 रुपए तक का बोनस भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। हर किसी को अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है कुछ एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का जस्ट बाय स्पिनिंग अ व्हील, एंड आपको यहाँ पर मेरे लिंक से रजिस्टर करने पर 20 फ्री स्पिन्स ऑफर करे जाएंगे। एंड हमारी आइकॉनिक बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी भी अब ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है बेटजिली की। वेट किस चीज का कर रहे हो? गो हेड, क्लेम योर 10,000 रुपीज बिफोर इट गोज अवे। 10,000 रुपीज का बोनस, वो भी गेम्स लाइक स्लॉट, क्रैश ऐसे के ऊपर आपको देखने के लिए मिल सकता है। एंड अगर आप अभी ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको 200 रुपीज का एक्स्ट्रा बोनस भी देखने के लिए मिल जाएगा। आपके बर्थडे जैसे स्पेशल डे के ऊपर आपको 5,000 रुपीज एज रिवॉर्ड, डेली रिबेट्स, वीआईपी पॉइंट्स एंड और भी काफी कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। तो साइन अप नाउ, देरी मत करिएगा। एंड बेटजिली ऐप के साथ में जो भी विड्रॉल डिपॉजिट है वो भी बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है। फोन पे, गूगल पे, बैंक अकाउंट, आप किसी भी मेथड को यूज करके ये स्टेप भी इजिली कर सकते हो। एंड ऐसे आपको मिलेंगे फास्ट, सिक्योर एंड एकदम अल्ट्रा कन्वीनियंट ट्रांजैक्शंस। बेटजिली आपको अभी ऑफर करेगा 2% एक्स्ट्रा ऑन एवरी डिपॉजिट यू मेक। आपको बस रजिस्टर करना है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का यूज करके, एंड स्टार्ट एंजॉयिंग ऑल द एक्साइटमेंट विद बेटजिली। जब उसकी पूरी आंख खुल जाती है तो वो आदमी उसकी आंखों में देखकर बोलता है कि तुम चुपचाप मेरे साथ चलो अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा ना हो। एंड वो आदमी ये भी बोलता है कि अगर तुम चुपचाप मेरी सारी बातें मानती रहोगी ना तो काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मैं ना तुम्हें परेशान करूंगा एंड ना ही तुम्हारी फैमिली के ऊपर कोई हार्म करूंगा। एलिजाबेथ की बहन इस पूरे वक्त तक उसके बिल्कुल साथ में ही, बगल में ही सो रही थी उसके खुद के रूम के अंदर, लेकिन एलिजाबेथ कोई भी उसकी मदद नहीं लेना चाहती थी बिकॉज वो नहीं चाहती थी कि यह आदमी उसकी बहन को कोई नुकसान पहुंचा सके। एलिजाबेथ को अनफॉर्चुनेटली उसकी सारी ही बातें माननी पड़ जाती हैं, एंड इसी तरीके से बिल्कुल शांति से एलिजाबेथ अपने ही कमरे, अपने ही घर से ऐसे एब्डक्ट हो जाती है किसी अननोन आदमी के द्वारा। अब आप सोच रहे होंगे कि जो 9 साल की बहन एलिजाबेथ के साथ में सोई हुई थी उसे शायद इतनी गहरी नींद आ रखी थी कि उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा होगा, राइट? बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली में वो गहरी नींद के अंदर सोने का नाटक कर रही थी, एंड उससे एक एक चीज फील हो रही थी जो उसके बिल्कुल बगल में उसकी बहन के साथ में जस्ट एग्जैक्टली उसी मोमेंट पर करी जा रही थी। एंड जब उसको कंफर्म हो जाता है कि वो आदमी फाइनली एलिजाबेथ को लेकर जा चुका है एंड उसके कमरे में अब कोई भी नहीं है, तब वो अचानक से अपने बेड से उठती है, अपने पेरेंट्स की तरफ रश करते हुए, भागते हुए जाती है एंड इस सारी कहानी के बारे में उनको इन्फॉर्म कर देती है। उसके पेरेंट्स से सारी बात सुनने के बाद उसको शांत करते हैं, उसको कहते हैं कि इतनी घबराओ मत, शायद ये तुम्हारा कोई नाइटमेयर ही होगा। लेकिन वो उसकी बात मानते हुए एक बार उस कमरे के अंदर जाते जरूर हैं, एंड जब वो उस कमरे के अंदर जाते हैं उनके, तो वो देखते हैं कि विंडो कटी हुई उन्हें दिखाई देती है। एंड ऐसा नज़ारा देखकर उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता
कि ऐसा एक्चुअली में उनके साथ में कौन कर सकता है, ऐसे पर्पस के साथ, वो भी इस सोसाइटी में कौन ये हरकत करेगा, एंड इतनी ज्यादा सिक्योरिटी के बावजूद भी कौन ये चीज कर सकता है। अब यहाँ पर जो उसकी वो 9 साल की बहन थी, उसका वैसे नाम था कैथरीन, वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, शायद इस वजह से उसने कोई एक्शन नहीं लिया, बिकॉज सारी बातें जो वो एलिजाबेथ को बोल रहा था किडनैपर, वो उसे भी तो सुनाई दे रही थी अगर उसको नींद नहीं आ रही थी तो। शायद इसी चीज़ का ध्यान रखते हुए उसने बीच में कोई पंगा वंगा नहीं डाला, एंड हम ब्लेम नहीं कर सकते उसको कि उसने उसकी हेल्प नहीं करी या फिर कोई एक्शन नहीं लिया। शी वॉज जस्ट 9 years old दैट टाइम, एंड 9 साल की बच्ची से आप कोई प्रोटेक्शन कैसे उम्मीद कर सकते हो। वो खुद बहुत ज़्यादा डर गई होगी जब ये सब चीज़ें उसके साथ में हो रही थी। लेकिन जब ये लोग पुलिस के पास में जाते हैं तो कैथरीन बहुत ही ज्यादा बहादुरी से उस किडनैपर के बारे में सारे डिस्क्रिप्शन देना शुरू कर देती है, जो जो भी उसके बगल में हो रही थी चीजें, जो जो भी बातें वो बताता है एलिजाबेथ को, उन सारी चीजों के बारे में भी पुलिस को इन्फॉर्म अच्छे से कर देती है। जो किडनैपर था उसने कोई मास्क वगैरह नहीं लगाया हुआ था, एंड कैथरीन के डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग पुलिस वाले आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एक वाइट मेल पर्सन है, एंड इसकी हाइट करीब 5 फुट 8 इंच के आसपास में हो सकती है। एंड हाइट का आइडिया कैथरीन ने अपने भाई चार्ल्स के अकॉर्डिंगली दिया, जो कि 5 फुट 8 इंच के आसपास का ही था। कैथरीन को ये तो नहीं पता था कि उस किडनैपर ने गन नहीं बल्कि चाकू से जो है उसे काफी ज्यादा इंटिमिडेट किया था अपनी बहन को। लेकिन बिकॉज वन श्योर थी इस चीज से रिगार्डिंग, तो वो पुलिस वालों को एक बार के लिए बोल देती है कि उसने गन की मदद से मेरी बहन को जो है ऐसे इंटिमिडेट किया, एंड उसे चुपचाप जाने को बोला उसके साथ में। एंड उस आदमी की उम्र उसकी आवाज से मेरे को 30 से 40 साल के बीच में लग रही थी। कैथरीन इवन ये भी बोलती है कि वो जो आवाज थी उससे पहचान में आ रही थी, उसको सुनकर ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं उसने आवाज सुनी है, लेकिन वो उस टाइम पर एकदम मेक श्योर नहीं कर पा रही थी कि कहां पर उसने वो आवाज सुनी है। कैथरीन अब इतनी ज्यादा स्मार्ट निकलती है कि वो वहां पर सोने का नाटक इसलिए भी कर रही थी बिकॉज वो बहुत ध्यान से उस किडनैपर की बातें सुन रही थी। एंड लास्ट जो कन्वर्सेशन कैथरीन ने सुनी थी एलिजाबेथ एंड उस किडनैपर के बीच में, वो ये थी जब एलिजाबेथ उस किडनैपर से पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, एंड जो किडनैपर था वो सिर्फ 1 वर्ड आंसर देता है उसको, एंड वो था फॉर रैंसम। एंड रैंसम का बेसिकली आप लोगों को मतलब बताऊं तो किसी को किडनैप करके उसके बदले में उसके परिवार वालों से, उसके लव्ड वन से फिरौती मांगना। ये जो पूरी किडनैपिंग न्यूज थी एलिजाबेथ की, ये पूरी की पूरी कम्युनिटी में आग की तरह फैल चुकी थी, एंड पूरी कम्युनिटी काफी ज्यादा डरी भी हुई थी बिकॉज ऐसी सोसाइटी के अंदर भी अगर ऐसी चीजें हो पा रही हैं तो दिस इज वेरी कंसर्निंग फॉर ह्यूमैनिटी एटलीस्ट। गवर्नमेंट ने भी अपने सारे रिसोर्सेज लाइक हेलीकॉप्टर, सर्च डॉग्स, व्हीकल्स, पुलिस ऑफिसर्स, सब कुछ इस केस के ऊपर लगा रखा था। दे वर ट्राइंग टू हेल्प द फैमिली वेरी पर्टिकुलरली। एंड एलिजाबेथ को खोजने के लिए उसका जो पोस्टर उसकी बहन कैथरीन ने बनवाया था, वो स्माइलिंग सा डरावना सा फेस, उसके फ्लायर्स भी अब पूरे के पूरे नेबरहुड में अच्छे से लग चुके थे। एंड इवन इस टाइम तक तो मीडिया भी इस स्टोरी को कवर करके काफी ज्यादा पुश दे रहा था। एलिजाबेथ के पेरेंट्स एडवर्ड एंड लुइस काफी ज्यादा आगे थे इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के अंदर। वो टीवी मीडिया हाउसेस के अंदर जाकर काफी सारे इंटरव्यूज दे रहे थे बिकॉज दे वर अपीलिंग कि जो भी ऑडियंस उनका ये इंटरव्यू सुन रही है प्लीज उनकी मदद करी जाए उनकी बेटी को खोजने के लिए। एडवर्ड जो थे वो अपने बाकी बच्चों के कंपैरिजन से तो बहुत ही ज्यादा क्लोज थे, एंड इसी वजह से उनकी तबीयत दिन पर दिन खराब होती हुई जा रही थी जब कोई भी आंसर या कोई भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आगे इंप्रूवमेंट नहीं उन्हें मिलती होती थी। एक दिन तो ऐसा भी आया जब इन्वेस्टिगेशन के टाइम उनसे पूछताछ करी जा रही थी तो वो बेहोश ही हो जाते हैं बिकॉज अब उनके अंदर बात करने की बिल्कुल हिम्मत ही नहीं बची थी इस टॉपिक के ऊपर। उनकी तबीयत अब यहाँ पर इस टाइम पर इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उन्हें एडमिट ही करना पड़ जाता है, एंड लोगों की दुआओं की वजह से वो ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो ये इन्वेस्टिगेशन थी ये बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रही थी। एंड एलिजाबेथ के केस के अंदर पुलिस वालों को भी कुछ खासे प्रूफ्स मिल नहीं रहे थे, विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग नॉनदलेस। एलिजाबेथ की किडनैपिंग की इस इन्वेस्टिगेशन को जब 1 हफ्ता हो जाता है तब पुलिस वालों को जब पब्लिक के तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था या फिर कोई नेचुरल रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था तो वो एक स्टेप आगे जाने की कोशिश करते हैं, एंड पुलिस वाले ये सोचते हैं कि व्हाई नॉट अब पोटेंशियल सस्पेक्ट्स जो कि हो सकते हैं उन्हें फिगर आउट करने की कोशिश करी जाए। एंड एलिजाबेथ के खुद की फैमिली मेंबर्स के अंदर तक में भी ऐसे लोग उन्होंने मार्कअप करके रखे हुए थे। पुलिस जो है सारे ही अपने सस्पेक्ट्स को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाती है,
एंड इवन उन सब का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी करा जाता है। इस सारी क्वेश्चन एंड आंसरिंग एंड जो भी ये इन्वेस्टिगेशन थी, इसके अंदर एक सस्पेक्ट का नाम बारी बार सामने आ रहा था एंड वो नाम था रिचर्ड रिची। एंड ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा क्रिमिनल था एंड इसकी हिस्ट्री के अंदर काफी सारे ऐसे अब्यूज एंड एब्डक्शन केसेस तक भी इन्वॉल्व थे। बट जिस टाइम पर ये एलिजाबेथ वाला सारा केस चल रहा था, उस टाइम पर रिचर्ड रिची पैरोल पर था, लेकिन पुलिस वाले उसको तो डायरेक्टली अभी नहीं पकड़ पा रहे थे, तो वो उसके टेलर तक कैसे ना कैसे करके अप्रोच अपनी लगा लेते हैं एंड वहां पर पहुंच जाते हैं। एंड जब पुलिस वालों ने उसके टेलर को सर्च करा तो सरप्राइजिंगली एलिजाबेथ के मदर की कुछ कीमती ज्वेलरी उसके अंदर से बरामद हो जाती है। एंड उसके टेलर के आसपास के घरों के अंदर भी जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी एंड जब ऐसी ही कुछ कीमती चीजें उसके टेलर के घर के आसपास वाले नेबरहुड के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी पुलिस वालों को मिली, तब उन्होंने अनुमान लगाया कि शायद हो सकता है कि एलिजाबेथ ने इस चोर को, इस अबडक्टर को, किडनैपर को ऐसी कोई चोरी या पेटी क्राइम करते हुए देख लिया होगा, जिसकी वजह से रिचर्ड को एलिजाबेथ को अपना नेक्स्ट टारगेट बनाना पड़ जाता है ताकि वो पुलिस ऑफिशियल्स के सामने जाकर अपना मुंह ना खोल दे। बट यू नो, एक अच्छी चीज ये भी हुई थी कि जब रिचर्ड के टेलर से पुलिस वालों ने पूरी अच्छी तरीके से सारी बातें निकलवा ली थी, तो रिचर्ड का नया एड्रेस भी उन्होंने निकलवा लिया था। एंड वहां पर जाने के बाद में रिचर्ड भी पुलिस वालों के हाथ वापस लग जाता है। लेकिन जब रिचर्ड से सारी ये क्वेश्चनिंग वगैरह करी गई, तब उसने एकदम साफ मना कर दिया कि उसका एलिजाबेथ नाम की इस लड़की के साथ में ऐसा कुछ किया होगा, इसके अंदर कुछ उसका हाथ नहीं है। चाहे वो लाई डिटेक्टर टेस्ट कर ले या कोई भी सीसीटीवी कैमरा फुटेज निकाल ले, उसका इसमें बिल्कुल कोई हाथ नहीं है। बट यू नो द शॉकिंग थिंग इज कि इससे पहले कि रिचर्ड रिची से रिलेटेड ये जो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही थी ये थोड़ी बहुत आगे बढ़ पाती, इससे पहले ही उसको ब्रेन हैमरेज की वजह से एक स्ट्रोक आता है एंड उस स्ट्रोक की वजह से उसकी वहीं पर ही डेथ हो जाती है। एंड अगस्त 2002 अब वो समय बन चुका था जब इसकी डेथ की वजह से ये जो सारी लीड पुलिस वालों को मिली थी अब यहीं पर ही दफन हो चुकी थी। पुलिस तो बहुत ज्यादा कन्विंस्ड हो रखी थी इस स्टोरी से कि रिचर्ड ने ही एलिजाबेथ को किडनैप करके उसका मर्डर वगैरह कर दिया है, लेकिन जो एलिजाबेथ की बहन थी कैथरीन, जो उस रात उस वक्त उसके साथ में मौजूद थी, वो पुलिस वालों के इस डिसीजन के साथ में बिल्कुल एग्री करती ही नहीं है। वो बताती है कि उसे उस आदमी की आवाज अपने कानों के अंदर अच्छे से याद है एंड रिचर्ड की आवाज उसके आसपास बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी। लेकिन पुलिस वाले कैथरीन को ये बोलकर शांत करवा देते हैं कि बेटा तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें नहीं पता कि हम लोग क्या चीज के अंदर डील कर रहे हैं एंड शायद तुम्हें अभी अपनी बहन के ऐसे गायब होने का बहुत ज्यादा ट्रॉमा फील हो रहा होगा एंड इसी ट्रॉमा के चलते तुम शायद कुछ भी बकवास कर रही हो, बट डोंट वरी, वी विल फिगर आउट समथिंग जिसकी वजह से तुम्हारी बहन को भी जस्टिस मिलेगा, तुम्हें भी एंड तुम्हारी फैमिली को भी। बट क्या कैथरीन यहाँ पर सच में गलत थी? आई डोंट थिंक शी वॉज। अक्टूबर 2002 ये वो टाइम भी था जब कैथरीन अपने विंडो के पास में बैठकर गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड जो है अच्छे से देख रही थी। उसे भी मन था कि वो आगे जाकर इस बुक में कभी अपना नाम दर्ज करवा पाए। इस बुक को जब वो देख रही थी, इतने में ही वो नोटिस करती है कि उसकी विंडो के बाहर से उसे एक अनजान सा आदमी जाता हुआ दिखाई देता है एंड एक क्लोज नजर मारने के बाद में उसे ये रियलाइज हो जाता है कि ये जस्ट एक होमलेस मैन है। लेकिन फिर वो वापस से उसके ऊपर अच्छे से नजर डालती है एंड उसे पता चलता है कि ये आदमी उसने कहीं पर देखा हुआ है एंड उसे याद आती है वो कहानी कि उसने कहां पर देखा था। 2001 के किसी महीने का समय था जब वो एंड उसकी मॉम एक जगह पर घूमने के लिए गए हुए थे एंड उसे बिल्कुल ऐसा ही एक होमलेस पर्सन देखने को मिला था अपने रास्ते के बीच में एंड वो बताता है कि वो बहुत ही ज्यादा गरीब है, उसके पास खाने को कुछ भी नहीं है एंड वो अपना नाम भी बताता है और उसका नाम था इमैनुअल। उसकी मॉम इमैनुअल को ऑफर करती है कि तुम्हें अगर अपने बारे में कुछ करना है तो व्हाई नॉट स्टार्ट विद अस। तो मेरी मॉम उसे हमारे घर की छत साफ करने का एक ऑफर देती है एंड वो उसे कहती है कि तुम अगर उसके घर के छत पर मौजूद जो भी पत्तियां वगैरह हैं एंड उसके आसपास में तुम सफाई वगैरह कर दिया करोगे तो उसके बदले में मैं तुम्हें $5 ऑफर करूंगी। कैथरीन अब उस आदमी को देखकर बहुत ही ज्यादा कंफर्म हो चुकी थी अंदर ही अंदर कि इमैनुअल ने ही उसकी बहन को किडनैप किया है। बट जब पुलिस वालों के सामने बारी बार वो ये चीज बोले जा रही थी तो वो बस कंफ्यूज हो जा रहे थे जो
ऑफिशियल्स थे कि एक 9 साल की बच्ची कैसे एक आवाज वाले हिंट को एक रियल लाइफ पर्सन से लिंक कर सकती है, एंड वो भी एक ऐसी आवाज जो उसने एक ही बार सुनी है अपनी लाइफ में, एंड वो भी एक ऐसे आदमी के बारे में जो कि एक ही बार देखा है उसने अपनी लाइफ में। पुलिस वाले तो कैथरीन की इस थॉट के ऊपर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे थे, लेकिन कैथरीन की फैमिली एडवर्ड एंड लुइस को उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा था। इसलिए उन लोगों ने पुलिस वालों के मना करने के बावजूद भी कैथरीन के कहने पर इमैनुअल का एक स्केच बनवाकर उसी तरीके से पूरी तरह से जो है फैला दिया जिस तरीके से इस इन्वेस्टिगेशन के स्टार्टिंग में एक 2D स्केच, एक इमेजिनरी स्केच को फैला दिया गया था। एंड इवन ये इमेज लैरी किंग लाइव एंड अमेरिकाज मोस्ट वांटेड लिस्ट जैसी चीजों के अंदर भी शामिल कर लिया गया। एंड ऐसा होने के कुछ ही टाइम के बाद में एक ऐसी लेडी निकल कर आती है जो इस स्केच को पहचानने का दावा कर रही थी, एंड वो कहती है कि ये जो स्केच हर जगह सर्कुलेट हो रहा है ये और किसी का नहीं बल्कि उसके खुद के सगे भाई का था, जिसका रियल नेम था ब्रायन डेविड मिचेल। एंड उसने खुद जाकर पुलिस अथॉरिटीज को ब्रायन की ये वाली पिक्चर जार कर दी एंड उसके बारे में बताया कि ब्रायन अक्टूबर 18, 1953 के टाइम में पैदा हुआ था। एंड वो ये भी बताती है कि ब्रायन का जो पास्ट है वो बहुत ही ज्यादा लाइक रोलर कोस्टर सा ही रहा है हमेशा। वो एक बहुत ही ज्यादा लविंग लाइफ नहीं जी पाया है। 16 साल की उम्र के अंदर तो उसे जुवेनाइल कोर्ट तक जाना पड़ गया था क्योंकि उसने एक 8 साल के बच्चे के साथ में बहुत ही ज्यादा गंदी तरीके से बदतमीजी टाइप करी थी। 3 बार ब्रायन मिचेल शादी कर चुका था, 4 बच्चे थे उसके अपनी पहली वाइफ से, एंड उसकी दूसरी वाइफ से डिवोर्स हो चुका था उसका। सेकेंड टाइम डिवोर्स लेने के बाद में वो वांडा बार्जी नाम की एक लेडी के साथ में वापस शादी कर लेता है जो कि 40 साल की खुद एक डिवोर्सी लेडी थी, एंड उसके 6 बच्चे ऑलरेडी हो चुके थे। वांडा एंड ब्रायन फिर भी थोड़े हैप्पीली साथ में रह तो रहे थे, ये दोनों साथ में चर्चेस भी जाया करते थे। एंड ये वो टाइम भी था जब ब्रायन ये भी डिसाइड करता है कि वो अपनी पास्ट लाइफ को छोड़ देगा, एंड इसी वजह से वो अपने आप को खुद को एक नया नाम भी देता है इमैनुअल करके। ये सारी चीजें जब उसके साथ में होती थी तब भी वो अपने आप को भगवान का भेजा हुआ एक आदमी मानता होता था। फॉर वॉट रीजन वी डोंट नो। वो ये भी क्लेम करता था कि उसे ऐसे सपने आते थे जिससे कि वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता था, एंड इन सपनों को प्रोफेटिक विजन्स भी बोला जाता है। लेकिन चर्च वाले लोगों को उसकी ये सब बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, एंड उन लोगों ने वांडा एंड ब्रायन को हमेशा के लिए चर्च से निकाल दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने सड़कों पे जाकर अब भीख मांगना शुरू कर दिया था। एक होमलेस लोगों की तरह वो रहने लग गए थे पैसे कमाने के लिए। ब्रायन अब यहाँ पर थोड़ी अजीब हरकतें करने लग गया था। वो व्हाइट गाउन पहन के रखता था, वो अपनी दाढ़ी बढ़ाए जा रहा था, एंड वो ये बोलता था कि देखो मैं जीसस की तरह लगना शुरू हो गया हूँ। एंड वो ये हुलिया शायद इसलिए भी बना रहा था ताकि वो अपनी फालतू की बातों में आम लोगों को बहकला फैसला के उनसे पैसे मांग सके या फिर उनसे बस फालतू की फिरौतियां मांग सके। लेकिन अब जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ वो सुनकर शायद आप में से काफी सारे लोगों को बहुत ज्यादा बुरा फील होना शुरू हो जाएगा। आप लोगों को लगेगा कि कैसे कैसे लोग इस दुनिया में रहते हैं, क्या सच में अपने आप को भगवान बोलने वाला कोई ऐसी हरकत भी कर सकता है। जब एलिजाबेथ किडनैप हुई थी तब कैथरीन ने उस आदमी की एक झलक से ही उसको पहचानना शुरू कर दिया था। उसका दिमाग उसको बारी बार बोल रहा था कि तू इससे कहीं पर मिली है। एंड जब उसको ये सारी स्टोरी क्लिक बैक हुई कि उसकी मॉम ने एक होमलेस पर्सन की ऐसे हेल्प करी थी एंड ऑल दैट स्टफ, तब उसे ये कंफर्म हो चुका था कि इमैनुअल ही पक्का वो आदमी है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इमैनुअल ने एलिजाबेथ को किडनैप करके उसका आखिर में किया क्या उसे मार दिया, क्या उसे सेक्सुअली वायलेट किया, क्या बेच दिया, पैसे भी नहीं मांगे, बट तो किया क्या। ब्रायन जो था एलिजाबेथ को किडनैप करने के बाद में एक माउंटेन साइड एरिया, एक कैंपिंग एरिया की तरफ ले गया जहां पर उसका एंड वांडा का घर था। किडनैप वाले दिन ही वांडा एलिजाबेथ का वेट कर रही थी, एंड ब्रायन जब उसको घर ले आया था तो वांडा उससे काफी अच्छे से ट्रीट करती है, उसके कपड़े भी बदल देती है। ब्रायन अब वहां पर एक अजीब सा रिचुअल भी परफॉर्म करता है, काइंड ऑफ अ ब्लैक मैजिक रिचुअल भी आप बोल सकते हो। एंड इस रिचुअल के चलते वो उस 14 साल की बच्ची एलिजाबेथ के साथ में शादी कर लेता है। लाइक हाउ फ्रिकिंग डिस्टर्बिंग इज दैट टू इवन थिंक अबाउट। एंड शादी के बाद में वो ऐसा सोच रहा था कि एलिजाबेथ के साथ में वो कुछ भी कर सकता है, एंड कुछ भी कर सकता है से मेरा मतलब है कि वो उसकी लाइफ को टॉर्मेंट करने की शुरुआत कर चुका था। एंड शादी के जस्ट बाद ही वो एलिजाबेथ को बहुत ज़्यादा वायलेट करना शुरू कर चुका था। वांडा जो कि
सुनने में आपको भी लग रहा होगा कि मे भी एलिजाबेथ की साइड थी, उसे अच्छे से ट्रीट करेगी, वो भी एक नंबर की साइको औरत थी। ब्रायन एंड वांडा अब अपनी हदें पार कर रहे थे उस छोटी सी बच्ची को टॉर्चर करने के लिए। वो एक मेटल केबल के जरिए कुछ ही दिन बाद इन दोनों की शादी के एक पेड़ से बांध देते हैं, एंड इतना ज़्यादा टाइटली बांध देते हैं कि उस मेटल के निशान एलिजाबेथ की बॉडी के अंदर छप रहे थे, कुछ जगह से तो कट्स भी लग रहे थे उसे। वो उस बेचारी बच्ची को काफ़ी दिनों तक तो इवन खाना भी नहीं देते थे, एंड जब इवन देते थे तो उसके सामने ही कचरे से निकाल कर उसे एक प्लेट के अंदर खाना परोस दिया जाता था। एंड अगर वो नहीं खाती थी सो दैट वाज द ओनली ऑप्शन शी हैड। उसको अगर नहीं खाना था ये सब चीजें तो वो उसे भूखा रखते थे न जाने कितने कितने दिनों तक। ब्रायन इवन जबरदस्ती उसे शराब भी पिलाया करता था, उसे इवन यहाँ पर ड्रग भी करके वो लोग रखते होते थे ताकि एलिजाबेथ कभी भी कैसे ना करके भी भाग ना जाए या फिर उनके चंगुल से छूटकर बच ना जाए। एंड कई बार ऐसा भी हुआ है कि एलिजाबेथ को वो जान कर हमेशा अडल्ट कंटेंट वाली मैगजीन्स एंड स्टफ भी दिखाया करते थे, चाहे उसका मन हो या फिर ना हो। ब्रायन एलिजाबेथ को ऐसी ऐसी चीजें भी बोलता था कि वो एक मसीहा है जो कि हर 7 महीने के अंदर वापस पैदा होता है, एंड अगर वो कोई अच्छा काम करता है तो बिल्कुल जीसस की तरह ही लोग उसे भी मारते हैं, उसे सड़क पर घेर जाते हैं, भीख मांगने पर मजबूर करते हैं। ब्रायन एलिजाबेथ को ये भी बताता है कि वो उन लोगों को ख़त्म करना चाहता है जो कि क्रिश्चियनिटी के अंदर, जो कि रिलीजन के अंदर नहीं मानते हैं, जो कि नास्तिक लोग हैं, वो उन लोगों को ख़त्म कर देना चाहता है या फिर अपने पैरों के तले नीचे दबा कर रखना चाहता है। एंड वो उसे ये भी बताता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम पहली ही लड़की हो जिसे मैंने अपनी लाइफ में ऐसे किडनैप करा है, लेकिन तुम वैसे पहली नहीं होगी क्योंकि मैं ऐसे और भी काफ़ी सारी लड़कियों को किडनैप करके लेकर आऊँगा, एंड उन काफ़ी सारी में से 2 की तो मैं ऑलरेडी प्लानिंग कर भी चुका हूं, एंड धीरे धीरे करके हम एक ऐसी टीम बना लेंगे जो कि उन लोगों को टॉर्मेंट किया करेगी जो कि भगवान, क्रिश्चियनिटी एंड रिलीजन के खिलाफ में खड़े होते हैं उनके साथ में। एलिजाबेथ उसकी सारी बातें सुनते सुनते उन 2 लड़कियों का जब नाम भी सुनता है, जब वो बता रहा था कि अब वो किसको किडनैप करके लाएगा, तो अनफॉर्चुनेटली उसमें से एक लड़की ऐसी भी थी जो कि एलिजाबेथ की 15 साल की एक कजन भी थी जिसको वो किडनैप करके लाने का सोच रहा था, लेकिन फॉर्चुनेटली वो ऐसा करने में कभी भी कामयाब नहीं हो पाता है। बट जब 2 महीने गुजर चुके थे तब एलिजाबेथ के साथ में वो इतनी बुरी तरह बिहेव कर चुका था, इतनी बुरी तरह वो उसको रखा हुआ था उसने, कि वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी, उसका शरीर जवाब दे चुका था, एंड उसने भागने की उम्मीद भी छोड़ रखी थी। इवन उसे मौका भी मिलता तब भी उसे नहीं लग रहा था कि वो भाग पाएगी यहाँ से। एंड ब्रायन एलिजाबेथ की ऐसी हालत देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका था, वो अंदर से इतना ज्यादा खुश था कि फाइनली उसका जो प्लान था कि वो ऐसे लोगों को तोड़ कर रख देगा वो काम कर रहा है। एंड एलिजाबेथ की आत्मा को ऐसे अंदर से टूटा हुआ देखकर वो अपने प्लान को सक्सेसफुल मान रहा था, एंड इसी वजह से अब एलिजाबेथ को वो उस कैंप से निकालकर बाजार वाले एरियाज के अंदर लेकर जाने भी लग गए थे। ब्रायन, एलिजाबेथ एंड वांडा उसके चेहरे के ऊपर एक मास्क टाइप चीज लगा देते थे, एंड उसके बाद में वो आराम से मार्केट एरिया के अंदर वगैरह घूमा करते थे। एंड एलिजाबेथ इस वक्त पर भी उससे अपना पीछा छुड़वा कर भागने की कोशिश नहीं करती थी, विच जस्ट शोज कि ब्रायन ने उस छोटी सी बच्ची के साथ में कितना ज्यादा बुरा व्यवहार किया होगा इन दिनों के अंदर। लेकिन फाइनली एक दिन ऐसा आता है कि जब एलिजाबेथ का लक उसके साथ में था, ये तीनों एक लाइब्रेरी के अंदर जाकर बैठ जाते हैं, एंड वहां पर जो भी चीजें इन्हें करनी थी, बुक्स वगैरह जो पढ़नी थी, ये पढ़ रहे थे। लेकिन क्योंकि एलिजाबेथ की खुद की फोटोज, उसके सस्पेक्ट्स वगैरह की फोटोज इतनी ज्यादा सर्कुलेट हुई हैं पुलिस स्टेशंस पर, नेबरहुड्स में, इवन सोशल मीडिया हर जगह पर, तो लोगों के आंखों के अंदर काफी अच्छे से एक आइडिया था कि एलिजाबेथ कैसी दिखती होगी। वैसे तो वो लोग इसका पूरा मुंह कवर करके ही आते होते थे, एंड फिर भी किसी को शक नहीं होता था, उन्हें लगता था कि चलो इनका ट्रेडिशन है, रिलीजन है, ये लोग जैसे रहते होंगे। लेकिन लाइब्रेरी में बैठे जब थे ये लोग, तब किसी ने एलिजाबेथ की आंखों को पहचान लिया था, एंड उसकी आंखों को पहचानने के बाद पुलिस वालों को उस पर्सन ने, जिसने भी विटनेस किया था उसे, उनको इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस वाले वहां पर तुरंत पहुंच जाते हैं, एंड ब्रायन एंड वांडा से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं, एंड वो बोलते हैं कि ये तो हमारी बेटी है, एंड तुम्हें जो भी सवाल इससे पूछना है, तुम इसका ये मास्क जो ये
ये हमारा ट्रेडिशन है, हमारे रिलीजन की सबसे बड़ी खासियत है, इसे निकाले बिना ही पूछोगे, अदरवाइज ये एक बहुत ही ज्यादा ऑफेंसफुल मीनिंग होगा तुम लोगों की तरफ से। पुलिस वाले ब्रायन की बात सुनकर एलिजाबेथ से डायरेक्ट कुछ चीजें पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलिजाबेथ इस टाइम पर भी अंदर से इतनी ज्यादा डरी हुई थी, इतनी ज्यादा टूट चुकी थी कि उसके मुंह से एक भी शब्द तक भी नहीं निकल रहा था। एंड फेस डिस्क्लोज करने को जब भी वो बोलते थे तो ब्रायन एंड वांडा हमेशा अब यही पॉइंट खड़ा कर देते थे कि हमारे रिलीजन के अंदर ऐसे चेहरा डिस्क्लोज करना एक पाप माना जाता है और हम ये नहीं करने देंगे। आप सोच रहे होगे कि इतना अच्छा मौका था, कुछ तो अच्छा हुआ होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी एलिजाबेथ कैद थी उनके साथ में। वो कुछ भी नहीं बोल पाई पुलिस वालों के आगे एंड अंदर से अंदर वो सोच रही थी कि उसने ऐसा क्यों किया। अब वो अपना स्टैंड लेती तो शायद आज के दिन ही वो फ्री हो जाती, बच जाती इन लोगों से, लेकिन क्योंकि वो चुप रही तो ब्रायन एंड वांडा अब और भी ज्यादा कंफर्म कर चुके थे इस चीज को कि एलिजाबेथ अब उनके खिलाफ नहीं जाएगी। अब एलिजाबेथ को वो इवन अपनी ग्रोसरी शॉपिंग, रेस्टोरेंट्स एंड ऐसी जगहों के अंदर भी साथ मर लेके जाने लग गए थे। रेस्टोरेंट्स वगैरह तो ठीक है, इवन अपनी पार्टीज के अंदर भी एलिजाबेथ को अब ये लोग लेकर जाने लग गए थे। एंड ऐसे ही पार्टी क्लब के अंदर वहां पर पब्लिकली सारी पिक्चर्स वगैरह अवेलेबल थी उन लोगों की जो भी यहाँ पर अपनी एंट्री करवाते हैं। एंड इस पिक्चर के अंदर भी जो कि पब्लिकली अवेलेबल ही है, आप देख सकते हो कि ब्रायन एलिजाबेथ के साथ में आया हुआ है एंड एलिजाबेथ के मुंह के ऊपर उसने एक वाइट वेल सी कवरिंग करी हुई है। ये सब चीजें, हरकतें सब करने के बाद में वो फाइनली सैन डिएगो नाम की जगह पर निकल जाते हैं। एंड वहां पर कुछ महीने बिताने के बाद में वो चीजें रियलाइज करते हैं कि अब इन लोगों के पास में खाने पीने रहने के पैसे अब खत्म हो चुके हैं। इस वजह से वो कैंप साइट्स एंड होमलेस शेल्टर्स के अंदर जाकर अपना रहन सहन करने शुरू कर चुके थे। ये सब चीजें चले जा रही थी, एलिजाबेथ अंदर से अब एकदम खत्म हो चुकी थी। फरवरी 2003 का वक्त आ चुका था, लाइक ऑलमोस्ट 9 महीने बाद इस सारी घटनाओं के। एंड इस टाइम पर ब्रायन वापिस से एक चर्च के अंदर जाने की कोशिश करता है, इलीगली जाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो बैन हो चुका था चर्चेस वगैरह को विजिट करने से। एंड ऐसा जब वो कर रहा था तो वो अरेस्ट हो जाता है, लेकिन जैसे ना तैसे करके उसे कुछ ही दिनों के अंदर वापस बेल मिल जाती है। जेल से छूटने के बाद में अब ब्रायन वापस से सोच रहा था कि वो इस जगह को छोड़कर चला जाएगा, सैन डिएगो को छोड़कर चला जाएगा। एंड कहां पर जाना है वो भी उसके कुछ दिमाग में नहीं आ रहा था। इतने में फाइनली एलिजाबेथ की जो थिंकिंग थी, जो माइंड पावर थी, वो थोड़ी वापस आने लगती है। एंड उसे ये चीज रियलाइज हो रही थी कि उसके साथ में कितना कुछ गलत हो रहा है एंड उसके पास में अब शायद मौका है वापस से अपनी जिंदगी ब्रायन से छीनने का। एलिजाबेथ ने एक प्लान बनाया कि उसको इस हाल भाव में बताएगी कि उन लोगों को यूटा जाना चाहिए, कि भगवान उसके सपने में आए हैं एंड उन्होंने सजेस्ट किया एलिजाबेथ को कि उन्हें अब यूटा मूव कर लेना चाहिए। यूटा में एलिजाबेथ को पता था कि उसकी फैमिली वाले अभी भी उसको खोजने की शायद कोशिश कर रहे होंगे एंड वो बचकर इस बार निकल पाएगी इसके चंगुल से। जिसके बाद ब्रायन हंसते हुए वांडा की तरफ देखते हुए, एलिजाबेथ की तरफ देखते हुए उसको बोलता है कि भगवान एलिजाबेथ के सपने में आए हैं एंड उन्होंने इसे यूटा जाने का सजेस्ट करा है। एंड हमें भी यही लगता है कि एलिजाबेथ एंड भगवान की बात मानते हुए हमें इस बार वहीं जाना चाहिए। एंड फाइनली अब चीजें एलिजाबेथ के फेवर में आना शुरू हो गई थी। ऑलरेडी जो लक एलिजाबेथ बारी बार अपना खो रही थी, अपने चांसेस अपनी जिंदगी के जो उसके सामने मौजूद थे उसे ग्रैब करने की बजाय जस्ट एक मिजरी के अंदर वो जा चुकी थी, उससे अब फाइनली वो बाहर आने वाली थी। क्योंकि वापस से यूटा जब वो हाइक कर गए तब मार्च 2003 की बात है, जब पुलिस वालों ने सैंडी यूटा के बाहर 3 लोगों को पकड़ लिया था पूछताछ के लिए। एंड सोल्ट लेक सिटी जहां पर ये रहती होती थी उससे करीब कुछ ही माइल्स की दूरी पर ये जगह मौजूद थी जहां के वॉलमार्ट से ये लोग निकल रहे थे। एंड वहां से निकलने के बाद में ये तीनों लोग कौन थे? आप लोगों ने सही गैस करा एकदम, ब्रायन, वांडा एंड एलिजाबेथ। एलिजाबेथ को इन लोगों ने अब ग्रे हेयर वाली विग सी पहना रखी थी, एक सनग्लासेस पहना रखे थे एंड वो ऐसे हुलिये के साथ में घूम रही थी इन लोगों के साथ। उसने वही वेल वाली कवरिंग भी अपने मुंह के ऊपर ओढ़ रखी थी ताकि कोई भी पब्लिकली उसे पहचान ना पाए कि ये है कौन, बिकॉज इस टाइम पर एलिजाबेथ का चेहरा काफी ज्यादा फेमस भी हो चुका था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी पुलिस वाले वापस एलिजाबेथ के सामने थे, तब भी पुलिस के सामने एलिजाबेथ नहीं बोल पा रही थी। एंड ब्रायन अंदर अंदर खुश हो रहा था कि
एलिजाबेथ का कंट्रोल अभी भी उसके हाथ से नहीं गया है। बट उन पुलिस ऑफिसर्स को एलिजाबेथ के हाल भाव से ही ये समझ आ गया था कि वो इस वजह से नहीं बोल रही कि उनके रिलीजन में ये सब लिखा है, वो इस वजह से कुछ नहीं बोल रही है बिकॉज वो ब्रायन की बातों से, ब्रायन की प्रेजेंस से बहुत ज्यादा डरी हुई थी। पुलिस वाले उसको साइड में लेके जाते हैं एंड फिर पूछने की वापस से कोशिश करते हैं एंड तब फाइनली एलिजाबेथ ये बोल देती है कि हाँ, जो भी ये अमर हो रहा है वो मेरे अकॉर्डिंगली या मेरी चाहत के बेसिस पर नहीं हो रहा है। जिसके बाद पुलिस वालों ने एलिजाबेथ को पहचान लिया एंड उसके डैड को तुरंत उस पुलिस स्टेशन में बुलाया एंड उसके डैड ने भी अपनी बेटी को उसी वक्त पहचान लिया एंड उसको गले लगाकर रोने लगे। ऑलमोस्ट 1 साल बाद एलिजाबेथ वापस अपनी फैमिली के साथ में जुड़ चुकी थी एंड फाइनली पुलिस वालों ने अपने एलिजाबेथ वाले इस केस को क्लोज करा, ब्रायन एंड वांडा को उसका किडनैपर साबित करते हुए। वांडा को ये सारे हॉरिफिक क्राइम के चलते एंड ब्रायन का साथ देने की वजह से 15 साल का जेल टाइम सुनाया गया एंड ब्रायन मिचेल को लाइफ टाइम कैद करवा दिया गया था, वो भी विदाउट एनी पैरोल्स। हमने इस चैनल पर ऑलरेडी डार्क वेब से रिलेटेड काफ़ी स्टफ बना लिया है। डार्क वेब से रिलेटेड हमने स्केरी स्टोरीज कवर करी हैं, डार्क वेब की कुछ रियल वीडियो क्लिप्स कवर करी हैं एंड बहुत सारी डार्क वेब की हमने रियल इनसाइट्स को भी कवर करा है। लेकिन आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है। आज की वीडियो डेफिनेटली डार्क वेब के टॉपिक के अराउंड ही रिवॉल्व करती है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको डार्क वेब की एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूँ जिसका एंड इतना ज़्यादा शॉकिंग था कि उसके बारे में सोचने पर ही लिटरली बॉडी के अंदर शिवर्स आना शुरू हो जाते हैं। स्टोरी इतनी ज़्यादा क्रेजी है, इसको पूरा देखने के बाद आपको अपने आसपास मौजूद सभी लोगों पर भी अचानक डाउट होना शुरू हो जाएगा। आज की जो हमारी मर्डर मिस्ट्री स्टोरी है वो डार्क वेब के ऊपर द एल्विन केस के नाम से भी जाना जाता है एंड ये स्टोरी मिनीसोटा के कॉटेज ग्रूव टाउन से है। ये एक ऐसा टाउन था जहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति थी, जहाँ पर बहुत ही पोलाइट एंड नॉर्मल से लोग रहा करते थे। लेकिन नवंबर 2016 के टाइम में वहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है जिसको वहाँ के टाउन में रहने वाले किसी भी पर्सन ने अपने नाइटमेयर्स के अंदर भी इमेजिन नहीं करा था। 13 नवंबर 2016 की रात को 911 पर कॉल जाती है जो कि स्टीवन नाम के एक पर्सन ने करी थी एंड कॉल पर वो पुलिस अथॉरिटीज को ये बताता है कि उसके घर में हर तरफ ब्लड फैला हुआ है एंड उसकी वाइफ की बॉडी उसके सामने पड़ी है एंड ऐसा लग रहा है उसको देखकर कि उसकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया है। एंड ये कॉल रिकॉर्डिंग आज भी अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप खुद ही सुन लीजिए एक बार। 911, what's the address of the emergency? I think my wife shot herself. There's blood all over. Does she still have the weapon? I don't know. We just got Where did home she and shoot we're- herself? I don't know. I just saw her in blood. I can't tell where she shot. I don't know. Are we gonna remarry? I don't know, bud. वेल इस कॉल के बाद पुलिस बहुत टाइमली अराइव कर जाती है स्टीवन की साइट के ऊपर एंड जब वहां पर पुलिस पहुंची थी तो स्टीवन एंड उनका बेटा गैरेज साइड में खड़े थे एंड वो पुलिस को बेडरूम की तरफ लेकर चले जाते हैं जहां पर उनको ये सारा ही नजारा देखने के लिए मिला था। पुलिस जब उनके बेडरूम की तरफ पहुंची तो उन्होंने भी एग्जैक्टली वही चीज नोटिस करी जो कि स्टीवन ने उनको फोन पर बताई थी। उनकी वाइफ की बॉडी वहां पर पड़ी थी, हर जगह खून फैला हुआ था एंड स्टीवन की वाइफ वॉज नो मोर देयर, शी वॉज लॉन्ग गॉन। पुलिस अथॉरिटीज ने जब स्टीवन की वाइफ की बॉडी को अच्छे से एनालाइज करा तो उन्होंने देखा कि उसकी वाइफ के हेड में एक गन वुंड था एंड उसके हाथ में एक 9 मिलीमीटर की गन थी। उसकी बॉडी अभी भी पूरी तरह कोल्ड नहीं हुई थी एंड उनके घर का माइक्रोवेव ओवन भी चल रहा था। ये जो लेडी थी जिनके बारे में मैं आपको इतनी देर से बता रहा हूँ, इनका नाम था एमी, जो कि 44 ईयर ओल्ड एक काफी ब्यूटीफुल लेडी थी जो कि अपने अडॉप्टेड सन एंड अपने हस्बैंड स्टीवन के साथ में रहा करती थी जो कि 43 ईयर्स ओल्ड के थे। स्टीवन एंड एमी की लव मैरिज हुई थी जो कि ऑलमोस्ट 20 साल से मैरिड थे एंड वो क्रिस्टियन कॉलेज नाम की एक जगह पर मिले थे। वो अपने रिलीजन को लेके बहुत ज्यादा सीरियस थे, लाइक वो बिल्कुल मजाक प्रेफर नहीं करते थे अपने रिलीजन से रिलेटेड एंड ये भी एक रीजन था कि उन्होंने अपने बच्चे को अडॉप्ट करने का सोचा, ना कि उसको खुद से रिप्रोड्यूस करने का सोचा। ये अपने रिलीजन से इतना ज्यादा प्यार करते थे, जो कि अच्छी बात भी है कि ये दोनों यूनाइटेड चर्च ऑफ गॉड नाम के एक ग्रुप के मेंबर भी थे जहां पर स्टीवन एक एल्डर पर्सन की तरह काम किया करता था एंड वो चर्च के लिए एक मैरिज काउंसलर का भी काम करता था। वैसे तो स्टीवन की मेन जॉब एक IT जॉब थी एंड उनकी वाइफ एक डॉग ट्रेनर थी, लेकिन स्टीवन ये मैरिज काउंसलिंग वाली चीज इसलिए करता होता था ताकि वो लोगों के बीच में लव शेयर कर पाए एंड जितने भी लोगों की मैरिजेस के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन सबको वो रीयूनाइट कर पाए या फिर उनकी प्रॉब्लम्स को खत्म कर पाए। बेसिकली उसको ये सब चीजें करना काफी ज्यादा पसंद था, इसलिए वो इस चीज के अंदर इन्वॉल्व था। अदरवाइज उसकी मेन पेइंग जॉब जिससे उसका घर चलता होता था वो एक IT जॉब ही थी। स्टीवन एक बहुत ही
प्यारा बंदा माना जाता है अपनी सोसाइटी में, बहुत ज्यादा रेपुटेशन थी उसकी फॉर बीइंग सिंपल एंड सोबर, एंड ही वाज रियली मेंटली ऑल द टाइम काम एंड स्टेबल। जिस दिन एमी के साथ में ये ब्रूटल हादसा हुआ उस दिन तक एमी और स्टीवन 5:30 बजे तक तो साथ में ही थे शाम के, एंड 5:30 बजे के बाद स्टीवन अपने बेटे को अपने पेरेंट्स के घर से लेने चला जाता है क्योंकि छुट्टियों के टाइम में उनका बेटा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के वहां पर गया हुआ था। स्टीफन ने अपने बयान में ये बताया था कि जब वो घर से निकला था तो उनकी वाइफ एमी ने ये जरूर बोला था कि उसके सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, एंड इसी वजह से पोलाइटली उसने एमी से ये भी पूछा था कि क्या मैं यहाँ पर रुक जाऊं अगर तुम्हें ज्यादा इश्यू हो रहा है तो, लेकिन एमी इंसिस्टेड एंड उसने स्टीवन को भेज दिया अपने बेटे को वापस लाने के लिए। तो एमी की बात को ध्यान में रखते हुए वो चला जाता है एंड करीब 7 बजे तक ये वापस आ जाते हैं दोनों। जैसे ही फर्स्ट ऑफ ऑल स्टीवन एंड एमी का वो अडॉप्टेड चाइल्ड अंदर गया तो उसने सबसे पहले ये नज़ारा देखा, एंड देन उसके बाद जब गाड़ी वाड़ी लॉक करके स्टीफन अंदर गया तो उसने भी ये नज़ारा देख लिया था। ये सारी तो बैक स्टोरी थी ये घटना घटित होने से पहले। उसके बाद में तो आपको मैंने बताया जैसे कि स्टीवन ने फटाफट 911 को कॉल करा, सारी डिटेल्स पुलिस के साथ शेयर करी, एंड पुलिस भी क्राइम सीन पर बहुत तुरंत पहुंच गई थी। पुलिस बारी बार अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान स्टीवन से पूछती रही कि क्या कोई ऐसा रीजन था, क्या एमी मेंटली डिप्रेस्ड थी या फिर कोई बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम चल रही थी उसकी लाइफ में जिसकी वजह से शायद उसने ऐसा कदम उठाया हो, लेकिन स्टीवन के पास इस चीज का कोई भी आंसर नहीं था। लाइक ही सेड कि वी वर अ लविंग कपल, वी वर एंजॉयिंग आवर लाइव्स, वी वर डूइंग द बेस्ट थिंग्स जो कि हमें पसंद है करनी, वी वर अ हैप्पी फैमिली एंड शी डेफिनेटली कुड नॉट हैव एनी रीजन फॉर डूइंग दिस। एंड अगर उसके पास कोई रीजन होता भी तो वो डेफिनेटली मेरे साथ शेयर करते बिकॉज वी गाइज वर टुगेदर फॉर ऑलमोस्ट अराउंड 20 ईयर्स, एंड ऐसी कोई भी बात नहीं है जो हमने एक दूसरे से शेयर ना करी हो। फर्दर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में देखा कि एमी ने जिस गन से अपने साथ ऐसा किया था वो उसके लेफ्ट हैंड साइड के आसपास में पड़ी थी, लेकिन जब स्टीफन को पुलिस वालों ने ये चीज बताई तो वो और ज्यादा कंफ्यूज हो गया था, एंड स्टीफन ने पुलिस के साथ में शेयर किया कि एमी राइट हैंडेड थी, एंड एमी ने अपने आप को शूट भी अपने हेड के राइट साइड वाले एरिया में किया हुआ था। एंड लास्ट चीज जो पुलिस वालों ने नोटिस करी थी उस टाइम इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो ये था कि एमी का ओवन भी ऑन था, एंड ओवन स्टिल रनिंग था, एंड उसके अंदर पंपकिन सीड्स रोस्ट हो रहे थे। एंड स्पेशली ये एक साइड केस में इतना ज्यादा अनयूजुअल इसलिए था बिकॉज ये एक डाउन शॉट था, यानी कि एमी से ज्यादा हाइट वाले बंदे ने उनको शूट किया हो। ये वुंड देखकर ऐसी फील आ रही थी, एंड कोई अपने आप को ऐसे शूट तो नहीं करेगा, एंड यही चीज पुलिस वालों को थोड़ी समझ नहीं आ रही थी, एबनॉर्मल लग रही थी। एंड इसी ऑटोप्सी रिपोर्ट के बाद पुलिस वालों को अब थोड़ा शक होने लग गया था कि ये शायद एक साइड केस नहीं है, इसको एक साइड केस की तरह प्रेजेंट करा जा रहा है। आफ्टर दिस पुलिस अथॉरिटीज ने अपना काम और ज्यादा सीरियसली करना शुरू किया, एंड उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन को एकदम रीस्टार्ट किया, एंड सारे अदर एंगल्स जो उनको मिलते हैं इस केस से रिलेटेड उनके ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया था अब। एंड जब पुलिस वालों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन रीस्टार्ट कर ली थी तब उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा क्रेजी चीज को देखा। जब वो वापस से स्टीवन के घर में गए थे उस बेडरूम वाली साइड को रीचेक करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि इस टाइम पर वो फर्श जहां पर इतना सारा ब्लड पड़ा हुआ था वो जगह ऐसे चमक रही है जैसे उसको एकदम अच्छे से वॉश किया गया हो। पुलिस वालों को यह नजारा काफी ज्यादा वियर्ड लगा क्योंकि यूजुअली ये काम उनकी अथॉरिटीज करती होती हैं, ना कि कोई इंडिविजुअल। एंड ये वही टाइम था जब इस केस ने एक अलग ही टर्न लेना शुरू कर दिया था। पुलिस वालों ने उस साफ जगह पर ल्यूमिनोल लाइट का यूज करा, एंड ल्यूमिनोल लाइट का यूज करते करते वो हॉलवे तक पहुंच गए थे, एंड उन्होंने ये चीज भी नोटिस करी कि पूरे घर में हर जगह उनको ब्लड स्टेन्स थोड़े दिखने के लिए मिल रहे थे, एंड उस लाइट की वजह से हॉलवे के अंदर उनको ये ब्लड स्टेन सबसे ज्यादा देखने के लिए मिले। एंड इसी दौरान उन्होंने ये चीज कंक्लूड करी कि क्राइम सीन बेडरूम से शुरू होकर वहीं खत्म नहीं हुआ, हॉलवे से शुरू होकर बेडरूम में खत्म हुआ था। एंड ये कंफर्म कर चुके थे वो कि ये एक साइड केस नहीं है, दिस वाज अ मर्डर, जिसको बहुत अच्छे से बाद में कवर अप करने की कोशिश करी, उस जगह को अच्छे से वॉश करके वहां पर बहुत ज्यादा इवन स्ट्रॉन्ग केमिकल्स का भी यूज करा गया था ब्लड स्टेन्स को अच्छे से रिमूव करने के लिए। एंड वन थिंग जो मैं आपको अभी बताना चाहूंगा, स्टीफन ने पुलिस के साथ अपनी फर्स्ट मीट के दौरान ये भी बताया था उस रात को कि ऑलमोस्ट 6 मंथ्स पहले एमी एल्विन, जो कि उनका पूरा नाम था उनकी वाइफ का, उनको बहुत ज्यादा डेथ थ्रेट्स मिल रहे थे इधर उधर से। एंड इधर उधर कहां से? डार्क वेब की इधर उधर की वेबसाइट से, बिकॉज उनको ये पता चलता है कि डार्क वेब पर किसी ने एमी एल्विन को मारने के लिए बाउंटी लगाई हुई है, $12,000 टू बी एग्जैक्ट। लेकिन वेट, एमी एल्विन के उस मर्डर के लिए 12,000 किसी को पे नहीं करने थे, 12,000 मिलने वाले थे किसी रैंडम पर्सन से जो कि एमी को डेड देखना चाहता था। लेकिन मई 2016 को, कुछ महीनों पहले, इस केस से FBI ने
कॉटेज ग्रूव की पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि हमें डार्क वेब के ऊपर तुम्हारे यहाँ के सिटीजन के ऊपर कुछ ऐसी पोस्ट देखने के लिए मिली है एंड उनकी जान शायद खतरे में है। लेकिन उस टाइम पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जिस भी पर्सन ने पोस्ट डाली थी उसने किसी को तो ऑब्वियसली पे कर दिया था, क्योंकि कोई ना कोई तो एग्री कर चुका होगा इस टास्क को पूरा करने के लिए। लेकिन यहाँ पर वो अननोन पर्सन जिसने ये पोस्ट डाली थी डार्क वेब के ऊपर एंड जिसने 12,000 की बड़ी अमाउंट भी पे करी थी किसी रैंडम पर्सन को, वो किसी स्कैम के अंदर फंस गया एंड FBI ने उसको पकड़ भी लिया था। एंड उसने बाद में ये बताया कि 12,000 जिसने रिसीव करे थे वो एक फेक पर्सन था एंड वो उस जने के पैसे लेकर भाग चुका था। इस अननोन मिस्टीरियस पर्सन के ऊपर ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल तो नहीं है, बस इतना पता है कि डार्क वेब का इसका यूजर था डॉग डे गॉड। बाद में बस थोड़ी बहुत डिटेल्स ही सामने आई थी इस पर्सन से रिलेटेड, जिसमें ये भी पता चला था कि इसने डार्क वेब यूएस की एक माफिया बेस्ड वेबसाइट के ऊपर ये इंक्वायरी भी करी हुई थी कि कितना चार्ज करते हैं वो किसी मर्डर के लिए एंड वो एक मर्डर को कैसे किसी कार एक्सीडेंट या किसी टाइप के एक्सीडेंट के अंदर शोकेस कर सकते हैं। एंड फर्दर उन्होंने ये भी बताया था कि वो अराउंड $6,000 में ये काम कर सकते हैं एंड सारी पेमेंट बिटकॉइन के अंदर ही होगी। एंड डॉग डे गॉड अपने आप को एज अ फीमेल शो करती होती थी, एज अ फीमेल की तरह बात करती होती थी, लेकिन उसकी रियल आइडेंटिटी तो आज भी हमें पता नहीं है। सो वो मेल था या फीमेल था ये तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता। इसके बाद इस पर्सन ने एक काफी ज्यादा क्रूशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हुए ये बताया कि एमी मार्च 2016 के टाइम में इलिनॉय जाने वाली थी एक डॉग ट्रेनिंग कंपटीशन के अंदर एंड माफिया वाले लोग भी उसकी इस जर्नी में शामिल हो गए थे बिकॉज दे वर पेड टू एंड उन लोगों को यह भी बताया गया था कि उसके साथ में जो भी बंदा ट्रैवल कर रहा हो उसकी फिक्र करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, शी और ही जस्ट वांट्स एमी डेड। बट माफिया वाले लोगों ने बाद में उस डॉग डे गॉड नाम के पर्सन को ईमेल करते हुए ये बताया कि उन्हें वहां पर एक ऐसा सुटेबल एक्शन लेने का मौका नहीं मिला विदाउट क्रिएटिंग एनी केओस। बट माफिया वाले लोगों ने उसको ये चीज रीअश्योर करी कि नेक्स्ट टाइम में वो डेफिनेटली अपना टास्क पूरा करके ही रहेंगे। एमी जो कि एक सिंपल सी सिविलियन थी जो कि अपनी लविंग फैमिली के साथ में रहती होती थी, सिंपल लाइफ जीने की कोशिश कर रही थी, उसके पीछे ये डॉग डे गॉड पता नहीं क्यों इतना ज्यादा ब्रूटली पड़ा हुआ था या पड़ी हुई थी। एमी जैसे ही बाहर निकलती थी वैसे ही उसकी गाड़ी की डिस्क्रिप्शन, उसकी सारी डिटेल्स, उसके सारी क्लोथिंग एंड उसके उस दिन का सारा शेड्यूल वो माफिया वाले लोगों को फटाफट ईमेल कर देती होती थी। एंड एक दिन जब ये सारी इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करी गई तो द माफिया पर्सन सेड कि ही ऑलमोस्ट गॉट हर, बट उसको एंड टाइम पर पुलिस वालों ने रोक लिया, जिसकी वजह से फिर से वो एक बार अनसक्सेसफुल हो जाते हैं ये चीज करने में। एंड पुलिस ने जब उन माफिया वाले लोगों को रोका था तो उनको अरेस्ट भी कर लिया गया, क्योंकि पता चला कि जो गाड़ी वो ड्राइव कर रहे थे वो चोरी की थी एंड उनके पास एक इल्लीगल वेपन भी था विच वॉज अ गन। इतनी सारी इंफॉर्मेशन जब बाहर आ चुकी थी तो FBI ने स्पेशली कॉन्टैक्ट किया स्टीफन एंड एमी को एंड ये सारी चीजों के बारे में इन्फॉर्म करा। एंड इन्हीं कारणों की वजह से स्टीफन को स्पेशली FBI की तरफ से परमिशन भी मिल गई थी सिक्योरिटी पर्पस के लिए एक गन रखने की। एंड ये सारी इंफॉर्मेशन जब उनको मिली तो उनके घर में उन्होंने सिक्योरिटी कैमरास को भी इंस्टॉल करवा दिया था, जिसके बाद एमी एक बार तो सेफ थी, एक बार तो ये लोग पकड़े गए थे, लेकिन फिर बाद में जुलाई के टाइम में उसको वापस से काफी क्रीपी ईमेल्स आना शुरू हो जाते हैं जो कि उसको janegmail.com नाम की ईमेल आईडी से आते होते थे। बट जब एमी ने एक दिन उन ईमेल्स के ऊपर गौर करा तो उनके अंदर ये सब चीजें लिखी हुई थी। एमी, तुम्हारी वजह से मेरा हस्बैंड मुझसे दूर चला गया। आई डोंट नो तुमने ऐसा क्या किया जिससे मेरा अच्छा सा घर अब सूना हो चुका है। एंड मैं तुम्हें ये ईमेल इसलिए भेज रही हूँ क्योंकि तुम्हें पहले से मेरे बारे में पता चल चुका है एंड तुमने अपने घर में सिक्योरिटी कैमरास भी इंस्टॉल कर दिए हैं। लेकिन मुझे अपने इंटरनेट के फ्रेंड से ये भी पता चला है कि मेरे पुराने ईमेल्स को कोई पुलिस वाला भी चेक कर रहा है। वेल, मैं अश्योर्ड हूँ कि ये ईमेल अनट्रेसेबल है एंड वो मुझे कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। बट उनके देखते हुए मैं तुम पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकती। बट एक चीज और, जो तुम कर सकती हो कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें पकड़ सकती हूँ और हर चीज के पीछे आऊंगी। मैं अश्योर्ड हूँ कि ये सारे ईमेल्स अनट्रेसेबल हैं एंड वो मुझे कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे। बट उनके देखते हुए मैं तुम पर कभी डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकती। हाँ, अभी के लिए मैं तुम्हें नहीं पकड़ सकती, लेकिन हर उस चीज के पीछे आऊंगी जिससे तुम प्यार करती हो, जैसे तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पति। एंड इंटरनेट की हेल्प से मुझे ये भी पता चला कि तुम्हारी मदर एंड फादर वुडबरी में रहते हैं, तुम्हारा भाई सेंट पॉल में रहता है एंड तुम्हारी बहन यार्डली में। एंड मैं बहुत दिन से ये चीज रिसर्च कर रही हूँ कि गाड़ी के ब्रेक ऑयल की जगह उसमें पानी डाल दिया जाए
तो ब्रेक्स फेल हो जाते हैं। एंड क्या हो अगर तुम्हारे पति के ड्राइविंग के टाइम भी उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए। एंड ऐसा होने के बाद अगर तुम्हारे पति की गाड़ी किसी जलते हुए गैस स्टेशन के पास में पहुंच जाएगी एंड वो गैस स्टेशन पूरी तरह तहस महस हो जाएगा, तो डेफिनेटली कभी किसी को ये पता नहीं चलेगा कि उसकी गाड़ी की ब्रेक फेल्स हुई थी। सबको ये लगेगा कि दैट वाज एन एक्सीडेंट। लेकिन अगर तुम अपनी फैमिली एंड लव्ड वंस को सेफ रखना चाहती हो तो तुमको पहले ही कमिट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे क्लोज वंस को मार डालूंगी तो तुमको वैसे ही मरना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे लिए जीने का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। सो क्यों ना तुम पहले ही जाओ एंड उनकी लाइफ को सेव कर लो। वेल, मारने के बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास। लाइक तुम साइनाइड ले सकती हो, खुद को गन शूट कर सकती हो हेड में या फिर चेस्ट में, या फिर ट्रेन के आगे कूद सकती हो। ऐसा भी कर सकती हो कि तुम खुद को फांसी डालो, या फिर तुम अपने अंदर जहरीले टॉक्सिन्स ले लो। ऐसे न जाने कितने टाइप के ब्रूटल साइडवेज लिखे गए थे उस ईमेल के अंदर, जो कि एमी को बता रहे थे कि तुम्हें इनमें से कुछ करके अपनी लाइफ को एंड करना चाहिए, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग बाय द वे। लेकिन ये ईमेल यहाँ पर भी खत्म नहीं हुआ होगा। उसमें एक वेबसाइट का लिंक भी था एंड उस वेबसाइट से रिलेटेड ये भी लिखा हुआ था कि मैं तुमको एक वेबसाइट के ऊपर भेज रही हूँ जो तुम्हें डिफरेंट टाइप के बहुत सारे ऑप्शंस देगी एंड ये काम तुम्हें पहली बार में ही खत्म करना है। अगर नहीं करोगे तो तुम्हें मेंटल हेल्थ इश्यू वालों के पास में भेज दिया जाएगा बहुत सालों के लिए, एंड वैसे भी तुम्हें अपनी फैमिली से दूर ही रहना पड़ेगा एंड तुम्हारी बिजनेस की भी अच्छे से वाट लगी जाएगी। सो सोच लो एमी, 6 लाइफ्स के बदले में सिर्फ तुम्हारी लाइफ चाहिए। द चॉइस इज योर्स, तुम खुद चूज करो। एंड अगर तुम खुद चूज नहीं करोगी तो मतलब तुम काफी सेल्फिश हो एंड तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। एंड अगर तुम्हारा वही डिसीजन रहेगा तो मैं तुम्हारी फैमिली के पीछे तो एनीवेज आऊंगी ही। एंड स्पेशली ये भी मेंशन था कैब लेटर्स में कि ईमेल के बारे में अगर तुमने किसी को बताया तो तुम या तुम्हारी फैमिली तो छोड़ो, कोई भी नहीं बचेगा। फर्दर एमी को और भी बहुत सारे ऐसे फॉलो अप ईमेल्स आते रहे, लेकिन इतना ज्यादा गौर नहीं किया उन्होंने। ओके, अगर हम करंट सीन पर वापस आए तो ये इन्वेस्टिगेशन और भी काफी टाइम तक चलती रही। एमी को किसने मारा था, ये डॉग डे गॉड कौन था, ये मिस्ट्रीज बस पाइल अप हो जा रही थी। एमी को ये भी लग रहा था कि वो एक काफी जानी मानी डॉग ट्रेनर थी एंड ये काफी अच्छा प्रोफेशन भी है। अगर कोई अच्छे से इसको परफॉर्म कर रहा है तो उन्होंने ये भी सोचा कि मे बी ये उनका कोई राइवल या कॉम्पिटिटर भी हो सकता है। आजकल लोग किसी भी हद तक गिर जाते हैं अपने कॉम्पिटिशन को गिराने के लिए। लेकिन एक गुड न्यूज ये है कि अपने इन्वेस्टिगेशन में फर्दर जब पुलिस डार्क वेब को एक्सप्लोर कर रही थी इस डॉग डे गॉड की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए, तो उन्हें कुछ और चीजें पता चल गई थी। ये पर्सन जो भी था ये डार्क वेब के ऊपर स्कोपोलामाइन नाम का एक केमिकल परचेज करता हुआ ट्रेस हो गया था। एंड ये केमिकल मेनली नोजिया वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए काम आता है एंड सर्जरीज वगैरह के अंदर भी इसका काम लिया जाता है। लेकिन अगर इसकी बहुत ज्यादा क्वांटिटी यूज कर ली जाए तो इससे मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है एंड ये एक नशे की तरह काम करना शुरू कर देता है जो कि इरिवर्सिबल है। एंड लोग अपना होश तो डेफिनेटली खोना शुरू कर देते हैं इन एक्सेसिव यूज ऑफ स्कोपोलामाइन। वेल, जब उनको ये चीज के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने डॉक्टर से, पुलिस वालों ने अपने डॉक्टर से ये चीज रिक्वेस्ट करी कि वो एमी की बॉडी के अंदर स्कोपोलामाइन के ट्रेसेस को एक बार इन्वेस्टिगेट करें कि वहां पर कुछ उन्हें देखने के लिए मिलता है या नहीं। एंड द क्रेजी थिंग इज कि एग्जामिन करने पर पता चला कि एमी की बॉडी में ऐसे 40 से भी ज़्यादा डोजेस दिए गए हैं एंड एमी का ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं था जिसने उसको कभी भी स्कोपोलामाइन का ये केमिकल रिकमेंड करा हो अपनी किसी भी डिजीज के लिए। पुलिस के इनसाइट्स एंड माइंड ये बता रहा था कि ये काम उनको ऐसा लग रहा है कि एमी के किसी क्लोज्ड वन का है, मे बी ऐसा कोई जिसके साथ उनकी अच्छी ना बनती हो। बट एक और बार इस केस की पूरी साइटिंग तब चेंज होती है जब डॉक्टर्स ने एमी की एक्चुअल डेथ टाइमिंग को एक बार वापस से डिस्क्लोज करा। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग एमी की डेथ 3 PM के आसपास में ही हो चुकी थी एंड ये स्टीफन को एक सबसे बड़ा सस्पेक्ट बना देता है। पुलिस वाले अब स्टीफन को पकड़ कर लाते हैं एंड उनका नया फोन जो कि उन्होंने 13 नवंबर को लिया था फॉर सम रीजन, यानी कि केस के कुछ दिनों के बाद में, उसको चेक करते हैं थॉरली। हम सबको ये लगता है कि अगर कोई चीज हम परमानेंटली डिलीट कर देते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके कुछ ट्रेसेस हमेशा रहते हैं आपके डिवाइस में। लेकिन यही चीज स्टीफन ने भी सोची थी कि परमानेंटली चीजें डिलीट करने के बाद वो यहाँ पर सेफ हो जाएगा एंड अपना फोन पुलिस को हैंड ओवर करना उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। स्टीफन के फोन में पुलिस को मिशेल नाम की एक लेडी के साथ में कुछ ऐसी चैट्स मिलती हैं जिससे ये थोड़ा कंफर्म हो रहा था कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है एंड वो मेट्रो वेस्ट सिटी में रहा करती होती है। एंड जब पुलिस वालों ने मिशेल को कॉल करा एंड उन्होंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन में कितनी आगे आ चुके हैं, तो मिशेल ने डर के मारे सब कुछ बता दिया। उसने फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताया कि वो दोनों एशली मेडिसन नाम की एक वेबसाइट के ऊपर मिले थे, जिसके बाद से उन्होंने डेटिंग स्टार्ट करना शुरू कर दिया था। लेकिन द क्रेजीएस्ट पार्ट वाज कि
स्टीफन सिर्फ मिशेल के साथ ही यहाँ पर ऐसे अफेयर्स नहीं चला रहा था, और भी काफ़ी सारी लड़कियों के साथ में उसके अफेयर्स चल रहे थे। एंड इस वेबसाइट के बारे में स्टीफन को अपनी चर्च की मैरिज काउंसलिंग वाली टाइम के दौरान में पता चला था, बिकॉज उसे ये पता चला था कि इस वेबसाइट का यूज मोस्टली हस्बैंड्स अपनी वाइफ को चीट करने के लिए ही यूज करते होते हैं। वेल इसके बाद पुलिस वाले थॉरली स्टीफन की सारी डिलीटेड फाइल्स एंड उसके फोन में जो भी डाटा था उसको एक बार अच्छे से एक्सेस लेके चेक करने लगते हैं। जब स्टीफन का फोन चेकिंग पर था तो स्टीफन के अकॉर्डिंग वो कभी डार्क वेब के ऊपर गया नहीं था एंड उसको इवन डार्क वेब चलाना भी नहीं आता था, वो ऐसा बोल रहा था। एंड शायद वो यहाँ पर सच बोल रहा था, क्योंकि पुलिस वालों को डार्क वेब यूज करने के कोई ट्रेसेस नहीं मिले थे उसके फोन में। लेकिन उसके फोन में एक ऐसी डिलीटेड फाइल मिली जिससे पुलिस वालों को एक बिटकॉइन वॉलेट का एक एक्सेस मिल जाता है। एंड उस सेम डे जिस दिन डॉग डे नाम के उस डार्क वेब यूजर नेम ने बेस माफिया से ये सारे रेट्स कंफर्म करे थे, उसी दिन स्टीफन के फोन में कुछ कुकीज इंस्टॉल हुई थी कॉइनडेस्क एंड कुछ और बिटकॉइन वेबसाइट से भी, जो कि सेम बिटकॉइन एड्रेस था जो कि डॉग डे गॉड नाम के यूजर नेम ने आगे माफिया बेस वालों को फॉरवर्ड करा था। एंड यही सेम एड्रेस स्टीफन के फोन में एक ईमेल के अंदर भी पाया गया। एज वी ऑल नो, बिटकॉइन वॉलेट से आप कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे तो हर ट्रांजैक्शन की एक यूनिक आईडी होती है। एंड द ओनली रीजन जो नजर आ रहा था जिसकी वजह से स्टीफन के पास में वो बिटकॉइन एड्रेस अवेलेबल था, वो यही शो कर रहा था कि शायद यही डॉग डे गॉड है। एंड फर्दर ये भी पता चला कि ईमेल जो कि jane@gmail.com से आया हुआ था, वो एमी को स्टीफन के कंप्यूटर से ही भेजा गया था। स्टीफन के अकॉर्डिंग वो 13 नवंबर की सुबह के 6 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक अपनी जॉब के अंदर काफी ज्यादा बिजी हो चुका था। लेकिन ये भी थोड़ा झूठ ही निकलता है स्टीफन का, बिकॉज वो संडे टू वेडनेसडे वर्क करता होता था एंड उस दिन था मंडे। लेकिन मंडे को उसने काम करने के लिए 6 बजे के टाइम में लॉग इन तो किया हुआ था, लेकिन कोई भी काम उसने किया नहीं था, बिकॉज उसने कंपनी के ना ही कोई नोट्स भेजे हुए थे, ना ही कोई प्रोजेक्ट्स पूरे करे हुए थे एंड ना ही कोई केसेस भी प्रोवाइड करे गए थे। ये सारी चीजें जब हो चुकी थी, ये सारी चीजें जब चली रही थी एंड पता चल ही गया था कि ऑब्वियसली ये चीज किसने करी है, उसी टाइम में पुलिस वालों ने जब उसके हाथों को थॉरली चेक किया, हाथों को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करवाया, तो गन शॉट के रेजिड्यूज भी मिले उसके हाथों के ऊपर। एंड एट लास्ट ये सारा चीज करने के बाद, ये सारी चीज इतने अच्छे से सारी प्लानिंग करने के बाद स्टीफन को 2017 में अरेस्ट कर लिया गया था फाइनली। एंड टू बी मोर प्रिसाइज, जनवरी 2017 में उसको अरेस्ट किया गया था। उसको ऑब्वियसली अपनी वाइफ एमी के मर्डर के लिए चार्ज किया गया, लेकिन ऐसा करते दौरान भी स्टीफन अपने आप को नॉट गिल्टी ही प्लीड करता रहा। एंड वो अपने जितने भी लोग थे, जितने भी सोसाइटी में लोग उसको जानते होते थे, उन सब को मनवाने की कोशिश कर रहा था कि वो निर्दोष है, उसकी मदद करी जाए, उसको किसी तरह से फ्रेम करा जा रहा है। एंड डॉग डे गॉड कोई और रियल पर्सन है, वो स्टीफन नहीं है, वो मैं नहीं हूँ। ये सब हरकतें अब वो करने लग गया था, बट इवेंचुअली द आउटकम वाज इनएविटेबल फॉर हिम। प्रोसिक्यूशन से पहले पुलिस के अकॉर्डिंग सारी स्टोरी उनके सामने आ चुकी थी एंड उन्होंने अच्छे से शॉर्ट डिटेल में बताया कि ऐसा स्टीफन ने क्यों किया था। स्टीफन को डिवोर्स चाहिए था अपनी वाइफ से, लेकिन ऐसा करने वालों को एक बहुत ही ज्यादा बुरी नजर से देखा जाता है उसके रिलीजन में। वो अपने रिलीजन में तो बहुत ज्यादा बिलीव करता होता था, लेकिन एमी के साथ में वो रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता होता था, बिकॉज स्टीफन अब एक ऐसे माइंडसेट तक पहुंच चुका था कि उसको एक ऐसी लाइफ चाहिए जिसके अंदर वो एक लड़की के साथ में नहीं रह सकता है। उसको अपनी लाइफ को एंजॉय करना था टू द फुलेस्ट। एंड उसने अपनी काफी सारी फीमेल फ्रेंड्स एंड अफेयर्स के साथ में मिलकर ये सारी प्लानिंग करी थी। एमी का मर्डर करने का पूरा ये प्लान उन सब का ही था, लेकिन माफिया जिन्होंने इवेंचुअली इनको पैसे पे करे थे, वो ये चीज जब फेल हो गए करने में, तो उन्होंने एमी को ऐसे डिस्टर्बिंग ईमेल्स भेजकर, ऐसी धमकियां भेजकर ये ट्राई करने की कोशिश करे कि एमी कुछ ना कुछ कर कर खुद ही अपनी लाइफ को कर दे। लेकिन ये प्लान भी जब फेल हो गया, जब ये प्लान भी एमी को इतना अफेक्ट नहीं करा, तो उन्होंने केस अपने हाथ में ही ले लिया। एंड ये पहले से ही डिसाइडेड था कि वो ऐसा कांड तब करेगा जब उसका बेटा उनके घर पर अवेलेबल नहीं होगा। एंड उस दिन जब उनका अडॉप्टेड बेटा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर में था, उस दिन वो एमी को स्कोपोलामाइन से ड्रग करता है, उसका हॉलवे में ही मर्डर करके उसकी बॉडी को बेडरूम की तरफ में लाकर छोड़ देता है। एमी का ही ब्लड वो पूरे बेडरूम में जान करके फैला देता है एंड नीचे जितना भी ब्लड हुआ था वो अच्छे से उसको क्लीन कर देता है। एंड ऐसा करने के बाद वो अपने बेटे को लेने जाता है एंड उसके बाद में ये सारी स्टोरी, ये सारा नाटक उसने किया था। इतना ज्यादा सीरियस क्राइम करने के बाद उसको कभी भी
अपने लाइफ इम्प्रिजनमेंट के दौरान में पैरोल भी नहीं मिली अभी तक। लेकिन इतने ज्यादा सिक माइंडेड लोगों के साथ में इंटरव्यूज होते रहते हैं एंड इम्प्रिजनमेंट के 5 साल बाद में स्टीफन का भी एक इंटरव्यू लिया गया जिसमें उसने ये भी बोला कि उसके पास अब कोई एविडेंस नहीं रह गया है अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए, लेकिन जितने भी लोग मेरे को आज भी अच्छे से जानते हैं उन्हें ये पता है कि मैं ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकता। वेल अभी वो कस्टडी में है एंड भले ही वो अपने आप को कितना ही बचाने की कोशिश कर ले, ऑल द पॉइंट्स लीड टू वन एंड ओनली पर्सन जिसने एमी का मर्डर करा है एंड वो है स्टीफन। बट वो अपनी रेपुटेशन को बचाने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं ऐसे पोलाइट वे में लोगों के साथ में बातें करके एंड विक्टिम कार्ड खेलकर वो ऐसा शो करने की कोशिश कर रहा है कि उसने ऐसा नहीं किया एंड शायद कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी उसके माइंड में चल रही है कि वो ये सब करके बच जाएगा। लेकिन जितने भी लोगों को ये स्टोरी के बारे में पता है वो सब यही सोचते हैं कि अगर उसको अपनी वाइफ से इतनी ही प्रॉब्लम थी तो अ डिवोर्स was a much better option than creating all this chaos.